अध्याय 16 युवा कहानी 3। रात की रोशनी बंद करने के लिए बटन दबाएं, दरवाजा बंद करें। मूल रूप से कोलैन सिन्हा को अपने बेडरूम में जाना चाहिए था, लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर ही चले गए। दरवाजा खोला तो पता चला कि बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी। बहुत समय पहले की बात है। कोलैन सिन्हा को अभी भी साफ साफ याद है। फरवरी की एक रात हेलसिंकी में बर्फबारी हो रही थी। गुलानसिंग पागलों की तरह सड़कों पर भागता रहा, फिर सड़क के किनारे छोटी छोटी लाइटों को देखता हुआ खड़ा हो गया और मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराने लगा। उसे नहीं पता था कि वह क्यों भाग रहा था या क्यों मुस्कुरा रहा था। उस समय गुलानसिंग ने सोचा कि यह भाग्य है। अगर हम यह कहें कि ट्रुओंग दाई थिएन की कला प्रदर्शनी में हमारी पहली मुलाकात एक संयोग थी, उसके द्वारा गिराई गई तस्वीर को उठाना सामान्य बात है, तो फिर यह पुनर्मिलन क्या है? शायद यह एक अद्भुत पुनर्मिलन था। एक ही वर्ष में एक ही दिन जन्मी गुलान शेंग को विश्वास था कि एक दिन वह उसकी होगी, ठीक वैसे ही जैसे वह उसका होगा। लेकिन इस समय गुलान शेंग को नहीं पता था कि वह उसकी जिंदगी में देर से आया है। बुधवार, किसी भी आम दिन की तरह अलार्म घड़ी बजने पर गुलान शेंग जाग गया। बिस्तर से बाहर निकला, अपना चेहरा धोया, नाश्ता बनाया, लेकिन जो एक हिस्सा हुआ करता था वह अब दो हिस्सों में बंट गया है। घर में एक मेहमान है। मेहमान बीजिंग की एक युवा लड़की है। इससे भी खास बात यह है कि युवा लड़की अभी भी अविवाहित है। यह खबर गुलान शेंग को जॉन की वियतनामी गर्लफ्रेंड से सुनने को मिली। नाश्ता बनाने के बाद जॉन के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। गुलान शेंग का मेहमान इस कमरे में है। उसने उसके साथ एक सौदा भी किया कि अगर वह 3 बार दस्तक देता है और फिर भी कमरे में कोई हलचल नहीं होती है, तो उसे जो कहना है उसे एक नोट पर लिखकर फ्रिज पर चिपका देना चाहिए। दूसरी दस्तक, कमरे में एक आवाज गूंजी। नाश्ते का समय हो गया है। दरवाजे के अंदर से गुलानसिंग ने उसे आवाज दी। 8:10 हो रहे थे। गुलानसिंग फल काट रहा था। उसके बगल में खड़ी लड़की ने कार्टून कैरेक्टर प्रिंटेड टी-शर्ट पहन रखी थी। उसके लंबे बाल बंधे हुए थे, ढीले बंधे हुए थे। बालों की कुछ लटें उसके कंधों तक, उसकी गर्दन के चारों ओर लटक रही थी। कोमल और प्यारी दोनों दिख रही थी। गुलानसिंग, उसकी आवाज अभी अभी जागी थी, थोड़ी नरम थी। गुलानसिंग को लगभग उसकी उंगलियां काटने के लिए शतावरी जैसी दिख रही थी। अपने संयम को वापस पाकर वह गुलानसिंग को नाश्ता बनाते हुए फिल्माने के लिए अपने हाथ में एक वीडियो कैमरा पकड़े हुए थी। कैमरे का लेंस गुलानसिंग की ओर था। उसने उससे कई सवाल पूछे। आप हेलसिंकी में कब से हैं? क्या आप यहाँ रह रहे हैं या आप कहीं और से आए हैं? आपकी आदर्श प्रेमिका कैसी है? आप किस तरह का फल खाना पसंद करते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको खास पसंद है? चीनी में बोलो, मैं जवाब दूंगी, गुलानसिंग ने उसे बताया। उसने चीनी भाषा में सभी प्रश्न दोहराए और गुलानसिंग ने एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे से चीनी भाषा में बात की। कैमरा चालू था। बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली और इन 40 मिनटों के दौरान माहौल दोस्ताना माना जाता था। 8:50 बजे गुलानसिंग बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। आज गुलानसिंग की सुबह क्लास थी और क्लास के बाद वह एक रेस्तरां में पार्ट टाइम काम करने चला गया। गुलान शेंग को अभी भी दोपहर 2 बजे से पहले 5 बच्चों को लेने के लिए 2 जगहों पर जाना था। जाने से पहले गुलान शेंग ने उसे ये बातें बताईं। उसने उसकी तरफ देखा। माहौल अचानक भारी हो गया। पीली त्वचा, शरद ऋतु के पानी की तरह चमकती आंखें। लाई कुओंग? ठीक है। ली कियांग को फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला।
फिर भी जारी रखा, ली कियांग। उसकी हंसी अचानक जोर से गूंज उठी। जिस स्थान से हंसी आई वह उस स्थान से लगभग 10 इंच दूर था जहां गुलान शेंग खड़ा था। 10 इंच 25.4 सेंटीमीटर, मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। गुलान शेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उन्हें फिर से खोल दिया। वह मुस्कुराती रही। गुलान शेंग ने सोच में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने हंसना बंद कर दिया और गंभीर हो गई। क्या आपको लगता है कि मेरा असली नाम ली कियांग है? गुलान शेंग की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं। ली कियांग बस वह नाम है जिसका मैं ऑनलाइन उपयोग करती हूँ। ली कियांग? यह अजीब लगता है। ली कियांग, सिर्फ यह सुनकर कि यह एक पुरुष का नाम है, इससे मुझे अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद मिलती है। उसने भौहें सिकोड़ी। अगर मुझे युवा पुरुषों को आकर्षित करना है तो मैं अपने खाते का नाम हेलेन, रेबेका, डायना रखूंगी। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा है। अनिच्छा से मैंने अपनी भौहें ढीली कर ली। लगता है कि ली कियांग को न बुलाना ही बेहतर है। यह सिर्फ फियोना, सिर्फ यह सुनकर कि यह मेरा असली नाम नहीं है। उसकी आंखें हल्के से गु लानसिंग के चेहरे पर घूमी। खिड़की की ओर देखा। उसकी आवाज हल्की थी। अफ्रीका में यह नाम फूलों की तरह चमकीले एक सुंदर जीवन का प्रतीक है। अभी जैसे कि समय में पीछे जा रहा हो। गु लानसिंग को एक बार फिर से उस फोटो में चेहरा दिखाई दे रहा था जिसे उसने ध्रुवीय रात के आखिरी दिन मरमास्क में उठाया था। क्या तुम्हारी बाद में क्लास नहीं है? उसने उससे पूछा। उसके विचार एक गुजरती हुई ट्रेन की तरह थे। उसका चेहरा पोंछते हुए गुलान शेंग ने स्कूल का पता, अपना फोन नंबर, रेस्टोरेंट का पता और फोन नंबर एक नोट पर लिखकर उसे दे दिया। नोट लेते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, गुलान शेंग, तुम एक अच्छी इंसान हो। 9 बजे को लान सिन्हा बर्फ से ढकी सीढ़ियों पर कदम रखते हुए, एक एक कदम नीचे उतरते हुए गंतव्य पर पहुंच गए। रुको, बंद दरवाजे की ओर देखो। को लान सिन्हा, तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर आप दूसरा भाग हटा दें तो यह को लान सिन्हा है। उसे खास तौर पर उसकी आवाज याद है जब उसने उसका नाम पुकारा था। सब कुछ ऐसे ही गुजर गया। स्कूल खत्म करने के बाद को लान सिन्हा सीधे रेस्तरां में गए। ऑर्डर करने के लिए जगह का पता लिख लें। रेस्तरां में केवल चीनी चावल मिलता है। हो गया। माता पिता के घर जाओ, दरवाजे की घंटी बजाओ, बच्चों को स्कूल ले आओ, फोन सबसे बड़े बच्चे को दे दो ताकि वह फोन करके अपने माता पिता को सूचना दे सके। तो को लान सिन्हा का कार्य दिवस समाप्त हो गया। एक सैर के लिए सुपरमार्केट में रुका। आजकल शॉपिंग बैग काफी बड़ा लगता है, शायद इसलिए क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए हैं और खरीदने के लिए ज्यादा चीजें हैं। वहां से निकलकर गुलान शेंग सराय के पास वाले रेस्टोरेंट में जाती रही। कल उसने कहा था कि उसे अचार वाली पकौड़ियाँ खाना पसंद है। हमेशा की तुलना में कुछ भी अलग नहीं था, सिवाय इसके कि जब उसने दरवाजा खोला तो जो व्यक्ति आम तौर पर सोफे पर बैठता था, जॉन, अब अजनबी बन गया था। हाय, नमस्ते, उसने सबसे पहले अभिवादन किया। अपना शॉपिंग बैग लेकर को लान सिन्हा सीधे रसोई में चली गई। हेलसिंकी में सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। दोपहर के 4 बजे आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। इस समय सभी लोग रात के खाने की तैयारी शुरू कर देते। जबकि को लान सिन्हा खाना बनाना शुरू कर देती, उसने कैमरा लिया और चारों ओर की तस्वीरें लीं। लेंस उसकी ओर इंगित था। उसने उसे अपने हाथ से ढक लिया। 3 बार उसका हाथ टालने के बाद उसने आखिरकार कुछ तस्वीरें खींची। को लैन सिन्हा, तुम बुरे नहीं हो, उन्होंने कहा। वह न केवल बदसूरत नहीं है, बल्कि वह बहुत फोटोजेनिक भी है। मीठी बातें बेकार हैं।
गुलान शेंग ने कैमरा पकड़ा, रिकॉर्डिंग चालू की और फिर से लगातार बकबक करने लगी। जब इस बात पर विचार किया गया कि वह हर जगह ऐसे लोगों की तलाश में क्यों जाती है जिनका जन्मदिन उसके जैसा ही है, तो उसने जवाब दिया, मैं जानना चाहती हूँ कि वे कैसे रहते हैं। बस ऐसे ही। हाँ, बस ऐसे ही। रात का खाना बनाने के बाद उसने रिकॉर्डर रख दिया और अचानक कुछ ऐसा कहा जिसका न तो कोई आरंभ था और न ही अंत। मेरी दादी और माँ दोनों ही कम उम्र में ही चली गईं? क्या यह कहीं और जाकर रहना है या फिर? उसकी ओर मुड़ते हुए उसकी आंखें अभी भी अचार वाली गोभी की पकौड़ियों की प्लेट पर टिकी हुई थी, जैसे कि वह उन्हें खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। बहुत बाद में गुलान शेंग को अपनी यात्रा का मतलब समझ में आया। उसकी दादी का निधन तब हुआ जब वह बहुत छोटी थी, और फिर शायद वह अपनी दादी की तरह बन जाएगी। लेकिन इस धरती पर उसी दिन और उसी बिस्तर पर जन्म लेने वाले कई लोग हैं। जब वह मर जाएगी तो ये लोग जीवित रहेंगे। उसने इन दोस्तों से हर 10 साल में एक बार मिलने का समय भी तय किया। अगर वह वाकई अपनी दादी की तरह मर गई तो 10 साल बाद कम से कम कोई तो उसे याद रखेगा। कितना मूर्खतापूर्ण, प्यारा और दयनीय विचार है। उसे अचार वाली गोभी की पकौड़ी बहुत पसंद थी। गुलान शेंग, तुमने इसे कैसे बनाया? यह स्वादिष्ट था। उसकी आवाज संतुष्ट लग रही थी। नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया। यह चीनी रेस्तरां के शेफ ने बनाया था। बहुत ही सरल उत्तर, लेकिन बाईं ओर आंखें घुमाते हुए उसने कहा, क्या यह इतना स्वादिष्ट है? 10 बजे कुलैन सिंह और उसने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। उसने जम्हाई ली और अपने कमरे में वापस चली गई। कुलैन सिंह ने अपनी भौहें रगड़ी और अपने कमरे का दरवाजा खोला। पूरा मोहल्ला अंधकार में डूब गया। हेलसिंकी में सर्दियों में सभी को जल्दी सोने की आदत होती है। लाइट बंद कर दें। आपने जो कहा उसके बारे में ध्यान से सोचें। वास्तव में कुछ भी असामान्य नहीं है। गुरुवार। जैसे ही गुलान शेंग का अगला पैर दरवाजे से बाहर निकला, उसका पिछला पैर भी उसके पीछे चला गया। कैमरा उसकी पीठ पर लटका हुआ था, रिकॉर्डर उसके हाथ में था। उसका रवैया गंभीर था, जैसे कि वह कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहता हो। उसकी बड़ी गोल बादाम जैसी आंखें कुलैन सिंह को देख रही थी, फिर भी उसे मना नहीं पाया। इसलिए जब वह कक्षा में था तो वह स्कूल की लाइब्रेरी में चली गई। जब वह रेस्तरां में सेवा कर रहा था तो उसने कॉफी और मिठाई का ऑर्डर दिया और उसके बगल में बैठकर इंतजार करने लगी। जब उसने बच्ची को बस में बिठाया तो उसने अपना कैमरा निकाला और उत्साह से तस्वीरें लीं, और तस्वीरें लेते समय मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान को देखकर कुलैन सिंह के दिमाग में एक विचार आया, क्या उसे मुस्कुराने से रोकना चाहिए, अपने मुंह से या नहीं? बच्चे को शिक्षक को सौंप दो। जैसे ही वह मुड़ा, वह खरगोश से भी तेज भाग गई। बस ऐसे ही वह भागी और उसने उसका पीछा किया। आज रात के खाने के लिए वह अभी भी अचार वाली गोभी की रोटी खाना जारी रखना चाहती थी। स्वाद वही था। उसने उससे पूछा, क्या अचार वाली गोभी की रोटी इतनी स्वादिष्ट होती है? बेशक। जब मैं पहली बार उन्हें अपने मुंह में डालता हूँ तो मुझे खट्टा और कसैला स्वाद पसंद आता है, लेकिन अंत में यह बहुत मीठा होता है। इसके अलावा यह बहुत सारी ऊर्जा भर देता है। पहले तो आवाज बहुत स्वाभाविक थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज थोड़ी चिंतित होने लगी और आंखों में भी बेचैनी के भाव दिखने लगे। वे आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी। खिड़की पार्क की तरफ थी और बाहर बिल्कुल अंधेरा था। हेलसिंकी में सर्दियों में पार्क हमेशा सुनसान रहता है। देखो,
वह कोमल नजर अब अंधेरे में अपने शिकार का इंतजार कर रहे छोटे भेड़िए की नजर में बदल गई है। अचानक वह खड़ा हो गया। खड़े होने पर एक प्रकार की भावना महसूस हुई, जो तब और अधिक स्पष्ट हुई जब उसने कुर्सी को धक्का दिया। कुर्सी थोड़ा हिली और जमीन पर गिर गई। कुर्सी के ऊपर से कदम बढ़ाकर खिड़की के पास जाएं, पर्दे का कोना ऊपर खींचे। पर्दा बंद करो। बिना कोई अभिवादन कहे शयन कक्ष में चले जाओ। धमाके से दरवाजा बंद करने से दीवार पर लगी सभी पेंटिंग लगभग गिर गईं। दीवार पर टंगी पेंटिंग्स की बात करें तो आज सुबह गो लानसिंग ने एक चीज देखी, वह यह कि वह आइस ब्रेकर पर छपे लेनिन शब्दों वाली नीली जैकेट नहीं देख पा रहा था। रात में उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। 10 बजे गो लानसिंग अपने कमरे में वापस आ गया। अपने कमरे में वापस आने से पहले गो लानसिंग पार्क की ओर वाली खिड़की के सामने खड़ा था। पर्दे के कोने को उठाया। बाहर का पार्क अभी भी वैसा ही था, कब्रिस्तान की तरह शांत, बिना किसी परिवहन के साधन के। अपने कमरे में वापस आकर गो लानसिंग ने ऑटो रिपेयर शॉप को फोन किया। उन्हें सबसे अच्छा ठंड प्रतिरोधी टायर बदलने के लिए कहा, इसलिए 800 यूरो बढ़कर 1000 यूरो हो गए। गो लानसिंग आमतौर पर सप्ताहांत पर काम नहीं करता था। हेलसिंकी में सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा भीड़ रहती है, विशेषकर सप्ताहांत पर, जिससे गो लानसिंग को सिरदर्द हो जाता है। अभी उस 1000 यूरो की खातिर गो लानसिंग सप्ताहांत पर अंशकालिक काम करने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अपने भटकते विचारों को एक तरफ रखते हुए गो लानसिंग ने खुद को जोर से याद दिलाया, बहुत तेजी से पीछा मत करो, थोड़ा धीमा होना ठीक है। अगर कार की मरम्मत नहीं की जा सकती तो इसका मालिक स्वाभाविक रूप से ड्राइव करने में सक्षम नहीं होगा। आधी रात को गो लानसिंग एक आवाज से चौंक कर जाग गया। दरवाजे की दरार से गो लानसिंग ने सोफे पर क्रॉसलेग्ड बैठे किसी व्यक्ति की आकृति देखी। लिविंग रूम की रोशनी स्ट्रीट लाइट से आ रही थी, लेकिन पर्दे नहीं खींचे गए थे, रोशनी धीमी थी। उसके लंबे बाल उसके आधे से ज्यादा चेहरे को ढके हुए थे। उसके सामने पानी का गिलास था। ऐसा लग रहा था कि उसे आधी रात में प्यास लगी है, लेकिन गिलास में पानी गर्म लग रहा था, इसलिए उसे बैठकर उसके ठंडा होने का इंतजार करना पड़ा। बाद में एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर 10वीं मंजिल से नीचे कूद गई। दुर्भाग्य से घटना के समय गो लानसिंग अपनी कार लेने के लिए गैरेज जा रहा था और इमारत से कूदने वाली महिला वही थी जिसे गो लानसिंग ने फोटो में देखा था। लंबे समय बाद वह गो लानसिंग अक्सर अंधेरे में अकेले बैठा रहता था, सोफे पर बैठी लड़की के बारे में सोचता था जो पानी के गिलास के ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। इस दुनिया में हर किसी के दिल में मौन का एक पल होता है और केवल वे ही जानते हैं कि उस पल में क्या विचार होते हैं। 1 घंटे से भी कम समय बाद गो लानसिंग ने लिविंग रूम से बाहर निकलते हुए हल्के कदमों की आवाज सुनी। 2:30 सुबह का समय था, शुक्रवार। तो वह 3 दिनों से यहाँ थी। गो लानसिंग ने नाश्ता बनाना समाप्त कर दिया। कमरे का दरवाजा पहले की तरह ही बंद था। उसे परेशान न करते हुए उसने एक नोट छोड़ा, आज उसका मेहमान उसे देखना नहीं चाहता था। यह अच्छा था, किसी ने उसे परेशान नहीं किया। हर दूसरे दिन की तरह गो लानसिंग के काम से छुट्टी का समय हो गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गो लानसिंग को खाने की खुशबू आ गई। उसने अनार जैसा दिखने वाला लाल फर कोट पहना हुआ था और लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। क्या यह पिछली रात की घटना की वजह से था? उसे लगा कि वह असभ्य थी, इसलिए अब उसने उसे खुश करने का नाटक किया। अगर लोगों के अनुसार, तो क्या यह एक सौंदर्य जाल है? यह वाकई बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें
उसे 1 सेकंड से ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं कर पाईं। कुलैन सिन्हा, मैंने तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार कर लिया है। मीठी आवाज, यह सुनना सुखद था। तथाकथित तैयारी, बस सुपरमार्केट से पहले से पका हुआ भोजन खरीदना, उसे घर लाना और माइक्रोवेव में रखना, फिर उसे स्वादिष्ट डिनर में बदलना था। क्या यह सुगंधित है? उसने उससे पूछा। सिर हिलाया। यह वास्तव में सुगंधित था, लेकिन गु लानसिंग को अभी भी उसे बताना था कि पहले से पका हुआ भोजन जितना अधिक सुगंधित होता है, उतने ही अधिक योजक जोड़े जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस डिनर के माध्यम से गु लानसिंग ने एक और बात सीखी। वह बीजिंग में पैदा नहीं हुई थी। बीजिंग सिर्फ वह जगह थी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसकी मां बीजिंग में पैदा हुई थी, लेकिन उस शहर का उसके लिए कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं था। इसलिए गु लानसिंग के मेहमान बीजिंग के नहीं थे। बीजिंग के क्यों नहीं? मेरी मां बीजिंग की है, इसलिए मैं भी बीजिंग का हूँ। वह गुस्से में थी और बोलते समय उसने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रख लिया। जब वह गुस्से में होती तो उसका जबड़ा कस जाता और उसकी छाती भी उसके कारण तेजी से धड़कती। रात में गु लानसिंग भर्ती संबंधी जानकारी देखने के लिए ऑनलाइन चला जाता था। बीच बीच में वह लिविंग रूम की ओर देखने के लिए मुड़ता। सटीक रूप से वह सोफे पर बैठे व्यक्ति को देखता। वह एक पल के लिए एक विचारशील मुद्रा में रही। उसकी आंखें टीवी पर टिकी हुई थीं। उसके हाथ में एक आलू था। अगर गु लानसिंग उसके हाथ में आलू होता तो वह अपना धैर्य खो देता और कहता, क्या तुम इसे खाना चाहती हो या नहीं? अगर तुम खाना चाहते हो तो मुझे अपने मुंह में डाल लो। अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मुझे वहीं छोड़ दो जहां मैं हूं। जाहिर है, वह अभी भी टीवी पर शो देखने में मग्न थी। यह एक लाइफस्टाइल शो था। इस सप्ताह अतिथि एक गृहिणी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हरे परिधान में महिला की हुई। यह महिला दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा कर रही है। यदि आप एक अच्छा आदमी ढूंढना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप सप्ताहांत में सुपरमार्केट जाएं। मेरे पति और मैं सुपरमार्केट में मिले थे। 1 महीने में लगातार 3 बार उनसे मिलने के बाद मुझे तुरंत पता चल गया कि वह वही दूसरा आधा हिस्सा है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तथ्यों ने साबित कर दिया कि मेरी सोच सही थी। यह सुनकर यह स्पष्ट था कि इस महिला की सलाह युवा लड़कियों के लिए थी। कार्यक्रम के अंत में वह सोफे से उठी। उसका पूरा शरीर गु लानसिंग के कमरे के दरवाजे पर टिका हुआ था। लाल अनार बहुत खुश लग रहा था। गु लानसिंग, शुभ रात्रि। हेडफोन की आवाज अच्छी थी। अगले दिन मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वह नोट जो उसने फ्रिज पर छोड़ा था, वह सप्ताहांत था। अध्याय 17, युवा कहानी 4। आज सप्ताहांत है। हर सप्ताहांत को लैन सिंह दोपहर तक बिस्तर से नहीं उठते थे, लेकिन इस सप्ताहांत उन्होंने अपनी अलार्म घड़ी 8:30 पर सेट कर दी। ऐसा लग रहा था कि उनकी मेहमान खाना बनाना नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ा। इसके अलावा आज उन्हें 2 साक्षात्कार करने थे। 8:30 बजे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर उन्होंने मेहमान द्वारा छोड़ा गया नोट देखा और चले गए। आज हेलसिंकी में मौसम असाधारण रूप से अच्छा था। बर्फ नहीं थी, हल्की हवा चल रही थी। घने बादलों के पीछे हल्का नीला आसमान था। 10 बजे गु लानसिंग शहर की केंद्रीय लाइब्रेरी में दाखिल हुए, जिसे सप्ताहांत के लिए एक प्रबंधक की जरूरत थी। साक्षात्कार अच्छा रहा। केवल एक चीज जो सही नहीं थी वह यह थी कि पुस्तकालय उसके घर से काफी दूर था और उसे 3 बार बस बदलनी पड़ी। सुबह 11 बजे गु लानसिंग एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट में दिखाई दिया।
सुपरमार्केट मध्यम आकार का था और उसके घर से इसकी दूरी भी कम थी। उसे बाइक से कुछ दर्जन मिनट लगे, लेकिन इस सुपरमार्केट में केवल रात की शिफ्ट के कर्मचारी ही भर्ती थे। सुपरमार्केट का प्रभारी व्यक्ति ग्राहकों की शिकायतों को संभाल रहा था, इसलिए गो लानसिंग केवल अलमारियों के आसपास ही चल सकता था। सप्ताहांत में बहुत सारे ग्राहक थे। फिटनेस उपकरण क्षेत्र में जाते हुए उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। जानी पहचानी आवाज कह रही थी, सर, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? वह व्यक्ति फिनिश बोल रहा था। हाँ, वह फिनिश भी जानता था। जानी पहचानी आवाज सामने की शेल्फ से आई। रग्बी बॉल को एक तरफ धकेलने पर लगभग 3 सेंटीमीटर का अंतर दिखाई देता था। उस अंतर से गो लानसिंग ने शेल्फ के सामने एक पुरुष और एक महिला को खड़े देखा। पुरुष की नाक पर चश्मा था। पीछे खड़ी महिला के लंबे घुंघराले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। कल उसके बाल सीधे थे, आज घुंघराले थे, बहुत ही स्त्रैण दिख रहे थे। उसके घुंघराले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। अनार के लाल रंग की शर्ट तरबूज के लाल रंग की रेशमी शर्ट में बदल गई थी। शर्ट का हेम हाई वेस्ट राइसवहाइट जीन्स में टक किया हुआ था। गो लानसिंग के नजरिए से उसकी कमर से लेकर उसके नितंबों तक का कर्व इतना परफेक्ट था कि पुरुष कई बार उसके खूबसूरत कर्व्स को देखे बिना नहीं रह पाते थे। उसका मेहमान सुबह सुबह हेयर सैलून गया होगा, फिर ब्यूटी सैलून गया होगा, फिर इस आदमी के साथ सुपरमार्केट गया होगा। फरवरी में हेलसिंकी में बहुत ठंड होती है, क्या उसे ऐसे कपड़े पहनने पर ठंड नहीं लगती? गो लानसिंग ने भौहें सिकोड़ी। भौहें सिकोड़ते समय चश्मा पहने हुए आदमी ने हरकत की। वह बहुत लंबा था। उसने आसानी से सबसे ऊंचे शेल्फ से ग्लोब मॉडल उठाया और महिला को दे दिया। गो लानसिंग ने आंखें सिकोड़ी। चश्मा पहने हुए आदमी की उम्र करीब 30 साल थी, एक ईमानदार और दयालु दिखने वाला व्यक्ति। उस छोटी सी बात को पूरा करने के बाद वह थोड़ा झुका, महिला को पहले जाने देने का इरादा रखते हुए। सड़क थोड़ी संकरी थी, लेकिन महिला नहीं गई। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसका स्वर बहुत कोमल था। इससे ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता था। क्या आप हेलसिंकी में पढ़ रहे हैं? चश्मा पहने हुए आदमी ने सावधानी से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस पूछा, सर, क्या आप अक्सर सुपरमार्केट जाते हैं? आदमी ने अपना चश्मा आगे बढ़ाया, सिर हिलाया। आप महीने में कितनी बार सुपरमार्केट जाते हैं? सवाल पूछने वाली आवाज कुछ हद तक चुलबुली थी। थोड़ी देर बाद चश्मा पहने हुए आदमी ने जवाब दिया, मैं हर वीकेंड शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट जाता हूँ। कभी कभी महीने में 4 या 5 बार। लड़की ने अपने खाली हाथ से ग्लोब को पकड़ लिया और अपने आधे बालों को पीछे की ओर सीधा किया, जो पहले बहुत साफ सुथरे थे, लेकिन किसी कारण से वे बादलों की परतों की तरह गंदे हो गए थे। यह क्रिया गो लानसिंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। ईमानदार और दयालु आदमी ने अपना चश्मा फिर से धकेला। उन्हें धकेलने के बाद उसे नहीं पता था कि उसे अपना हाथ कहाँ रखना है, और पता नहीं क्यों उसने अपना चश्मा फिर से धकेलना जारी रखा। एक हल्की हंसी निकली और उसकी लंबी पतली उंगलियां आदमी के चेहरे पर लगे चश्मे की ओर इशारा करती हैं। सर, आपकी शक्ल मुझे सुपरमैन की याद दिलाती है, खासकर जब आपने मुझे ग्लोब दिया। ओह, क्या यह सही है? सच में? क्या सम्मान की बात है। मैं बचपन से ही सुपरमैन को पसंद करता रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये शब्द एक खूबसूरत लड़की से सुनूंगा। चश्मा पहने हुए आदमी ने असंगत ढंग से बात की। यह कहने के बाद, क्या आपके शब्द सच हैं? विनम्र शब्द नहीं है। मैंने कभी विनम्र शब्द नहीं कहे। उसकी आवाज गंभीर थी, कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण, और उसका लहजा भी नरम था।
मैं कल्पना करता था कि जब सुपरमैन सुपरमार्केट जाएगा तो कैसा दिखेगा, लेकिन आज आपको देखकर, सर, मुझे पहले से ही अपना जवाब मिल गया है। मूल रूप से गुरलान सिंह पहले से ही जानता था कि उसका मेहमान क्या करना चाहता था। क्या? स्वाभाविक रूप से उसने टीवी पर पत्नी की बातें सुनी थी। उसे सुपरमार्केट में एक अच्छा आदमी मिल सकता था। धन्यवाद, धन्यवाद। चश्माधारी आदमी की जुबान कस गई। सर, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना चश्मा पहनने के लिए दे सकते हैं? उसने पूछा। शायद इस समय चश्मा चमड़े के बटुए में बदल दिया गया था। चश्मा पहने हुए आदमी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने मुस्कुराकर अपना चश्मा लगा लिया। दुर्भाग्य से वह हमेशा जिम की अलमारियों की ओर अपनी पीठ रखती थी। वह उसके चेहरे पर चश्मा पहने हुए एक किताबी कीड़ा की नजर नहीं देख सकता था। शायद वह अभी भी देख सकता था। चश्मा पहने हुए आदमी की आंखें उसे कभी नहीं छोड़ती थी। फियोना, जीवन शक्ति से भरे फूल की तरह, शायद चश्मा पहने हुए उस आदमी के सामने वह भी उस फूल की तरह थी। गुरलान सिंह जानता था कि उसके मेहमान की मुस्कान कितनी प्यारी और आकर्षक थी। क्या मैं अभी एक सुपरवुमन की तरह दिख रही हूँ? उसके मेहमान ने बहुत गंभीर लहजे में पूछा। उसका लहजा गंभीर था, उसकी मुस्कान फूल की तरह चमकीली थी। चश्मा पहने आदमी की जीभ कसती रही। तुम सुपरमैन से भी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा प्यारी हो। लड़की ने आदमी का चश्मा उठाया और शेल्फ से बाहर निकल गई। चश्मा पहने आदमी ने उसे 1 इंच भी पीछे नहीं छोड़ा, उसका पीछा किया। ऐसा ही हुआ। आदमी और औरत साथ साथ कैशियर के पास गए। आदमी ने ग्लोब के लिए पैसे दिए और सुपरमार्केट से बाहर निकलते ही आदमी का कोट उसके ऊपर लपेट दिया गया। पलक झपकते ही दोनों हेलसिंकी में एक व्यस्त सप्ताहांत की भीड़ में गायब हो गए। यह मुलाकात सिर्फ कुछ मिनट चली और सुपरमार्केट मैनेजर ने ग्राहक की शिकायत को संभालना भी पूरा नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि उसका मेहमान पुरुषों के बारे में बहुत जानकार था, बहुत तकनीकी, किसी काम को करने के तरीके के बारे में बहुत जानकार। सुपरमार्केट मैनेजर अनुरोध के अनुसार वेतन का एक हिस्सा अग्रिम भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। गुरलान सिंह द्वारा अगले हफ्ते से अगले 3 महीनों के लिए गुरलान सिंह इस सुपरमार्केट के सप्ताहांत की रात की पाली के कर्मचारी बन जाएंगे। सुपरमार्केट छोड़ने के बाद गुरलान सिंह टायर जमा करने के लिए ऑटो रिपेयर शॉप में गए। वे टायर की गुणवत्ता से बहुत संतुष्ट थे। हेलसिंकी से कोपेनहेगन तक कोई समस्या नहीं थी। 6 बजे 2 डिनर डाइनिंग टेबल पर रखे गए थे। 7:30 बजे 2 डिनर अभी भी अछूते थे। 8 बजे 2 डिनर कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे। 10 बजे गुरलान सिंह ने जॉन को यह पूछने के लिए बुलाया कि क्या उनका मेहमान अंतर्राष्ट्रीय छात्र आवास में रुका था जहां वह पहले रुका था, या क्या उनके मेहमान ने जॉन की वियतनामी प्रेमिका से संपर्क किया था। जॉन ने जवाब दिया, नहीं। अगली सुबह तक उनके मेहमान वापस नहीं लौटे थे। मेजबान के रूप में उन्होंने एक रात बिना सोए बिताई थी। सुबह 8 बजे गुरलान सिंह ने ऑटो रिपेयर शॉप को फोन किया। उनके आग्रह पर इंजीनियर ने दोपहर में आने का वादा किया। टायर बदल दिया गया था, जिसका मतलब था कि उनके मेहमान जा सकते थे। नहीं, उन्हें जहां तक संभव हो वहां से चले जाना था। ऐसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति, उसे अब उसके लिए अपना चेहरा बचाने की जरूरत नहीं थी। दोपहर 2:30 बजे रिपेयर इंजीनियर तय समय पर पहुंच गया। शाम 5:30 बजे रिपेयर इंजीनियर ने काम खत्म किया, बचे हुए पैसे लिए और चला गया। रात हो गई। उसके मेहमान को अभी भी कोई खबर नहीं मिली। इसने उसे, मेजबान को, बहुत परेशान कर दिया।
उसे मेहमान को चेतावनी देने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए उसने मेहमान का सामान उसकी डिक्की में फेंक दिया। यह उसे चेतावनी देने का उसका तरीका था। आज रात उसके मेहमान को अभी भी कोई खबर नहीं मिली क्या? उसने जॉन को फोन नहीं किया। सोमवार को मौसम अभी भी सप्ताहांत की तरह अच्छा था। उसकी बाइक का इस्तेमाल करने के लिए बस समय पर थी। गो लानसिंग अपनी बाइक पर स्कूल गया। अभी भी उन्हीं रेस्तरां में जा रहा था। बच्चों को उठाता, उन्हें स्कूल में शिक्षकों को सौंपता, फिर घर जाता। रास्ते में देरी हो गई। एक फूलवाली ने उसे फूल खरीदने के लिए आमंत्रित किया। वह गुलाब का गुलदस्ता खरीदने के लिए केवल 17.5 यूरो ही निकाल सका। इससे गो लानसिंग को दरवाजा खोलने के लिए चाबी लेने के लिए सामान्य समय से 10 मिनट से अधिक देर हो गई। दरवाजा खोला, चाबी उसकी थी, जॉन की एक अस्थायी रूप से मालिक बदल रही थी। दरवाजा खुला, वह दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। बालों का एक एक कल लंबे बालों में बदल गया था। उसके बाल बदल गए थे, उसकी अनार के रंग की शर्ट भी बदल गई थी। सोफे के कुशन को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसे उम्मीद से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह यह भी जानती थी कि इस मकान मालिक के प्रति वह बेहद असावधान व्यक्ति थी। बिना उसकी ओर देखे ही उसने अपने चप्पल पहने, अपने कमरे में जाकर अपना सामान रखा, फिर फूलों का गुलदस्ता लिया और रसोई में चला गया। हेलसिंकी में इस मौसम में फूल बहुत महंगे थे। एक गुलाब की कीमत 3.5 यूरो है। उन्हें कूड़ेदान में फेंकना अफसोस की बात होगी। इसके अलावा ऐसा करना फूलों के प्रति अनादर दिखाना होगा। अपार्टमेंट में कोई फूलदान नहीं था। गो लानसिंग फूलदान की जगह कुछ खोजने के लिए केवल रसोई में जा सकता था। वह आकृति अभी भी चुपचाप उसका पीछा करती रही। गो लानसिंग को अभी भी फूलों को रखने के लिए कुछ नहीं मिला। वह आकृति अभी भी बिना छोड़े उसका पीछा करती रही। रसोई में कुछ बार आगे पीछे चलने के बाद उसने उसकी नाजुक आवाज सुनी जो पूछ रही थी, क्या फूल मेरे लिए हैं? मुझे भी गुलाब उतने पसंद नहीं है। उसका मेहमान वाकई बहुत ही मोटा चमड़ी वाला था। किस आधार पर? अपने माथे को थपथपाते हुए उसकी नजर उस व्यक्ति की ओर गई जो उसका पीछा कर रहा था, और उसके चेहरे पर रुक गई। उसका चेहरा बाहर की बर्फ की तरह पीला था, जैसे कोई गंभीर बीमारी से अभी-अभी ठीक हुआ हो। उसके चेहरे पर खून का कोई निशान नहीं था। गो लानसिंग को याद आया कि उसने पहले क्या कहा था, दादी, मेरी माँ इतनी कम उम्र में चली गई। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से उदासी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, फूलों का गुलदस्ता उसके सामने लाया जा चुका था। सहज ज्ञान हमेशा तर्क से पहले काम करता है। क्या फूल वास्तव में मेरे लिए हैं? उसकी पलकें थोड़ी झुक गईं। उसकी पलकें थोड़ी कांपने लगी। उसने गुनगुनाया। उसकी उंगलियों ने हल्के से गुलदस्ते पर तितली के धनुष को छुआ, ध्यान से उसे उठाया, एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। हाथ जो फूल को पकड़े हुए नहीं था, उसके कंधे पर रखा गया था। उसका चेहरा धीरे से उसकी छाती से सटा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे गले लगाना माना जाएगा? को लानसिंग, तुम एक अच्छे इंसान हो। उसकी जैकेट से एक छोटी सी आवाज आई। यह दूसरी बार था जब उसने ऐसा कहा। को लानसिंग, तुम एक अच्छे इंसान हो। आगे क्या? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। मैं साल के भाग तक गुस्से में रहता हूँ। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? एक दिन को दिन और रात में विभाजित किया जाता है, और रात सोने के लिए होती है। इसका मतलब है कि मैं हर सुबह गुस्से में रहता हूँ। भले ही मैं सुबह गुस्सा न हो, लेकिन मैं दोपहर में गुस्सा हो जाऊंगा। गो लानसिंग, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
तुम्हारा मेहमान मंगल ग्रह से है या फिर वह कुछ अलग करना चाहती है? दोनों चुप थे। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी। कहा, कुल्लान सिन्हा, मेरा दिल हमेशा से बीमार रहा है। इसे कैसे समझा जाना चाहिए? क्या यह उसके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को समझाने के लिए है? उसने उसे सार्वजनिक रूप से अपनी आंखों से अजनबियों को उकसाते हुए देखा। उसकी तकनीकें कुशल थी। 1 साल पहले मरमंस्क में उसकी अनामिका में एक अंगूठी थी। यह किसी पुरुष ने दी होगी। मुहावरे का अर्थ है किसी काम को बहुत कुशलता से करना। उससे परिचित होना इन शब्दों का शायद कोई उद्देश्य नहीं है। शायद वह उसे चश्मा पहने हुए एक और आदमी बनते देखना चाहती थी। यह कहने से पहले उसने उसे गले लगाने की कोशिश की। तुम इन 2 दिनों में कहाँ थे? उसे धीरे से दूर धकेलते हुए उसने पूछा। उसने आंखें मूंद ली, एक गुलाब निकाला, उसे धीरे से सूंघा और आह भरी, यह बहुत सुगंधित है। उसकी ओर देखे बिना गुलान शेंग अपने कमरे में लौट आया। जब खाने का समय हुआ तो उसके मेहमान ने धीमी आवाज में शिकायत की, कोई अचार वाली पकौड़ियाँ क्यों नहीं है? आपकी कार ठीक हो गई है, गुलान शेंग ने जवाब दिया। एक चकित भाव के साथ उसने अपना सिर नीचे किया, चम्मच उठाया और ध्यान से उसे चम्मच दर चम्मच अपने मुंह में डाला, बिना किसी आवाज के। गुलान शेंग यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसका मेहमान दयनीय होने का नाटक करने में बहुत अच्छा था। कांपती हुई पलकों ने उसे सचमुच सहन करने में असमर्थ कर दिया। कल मैं फिर से अचार की पकौड़ियाँ बनाऊंगा, उसने अनिच्छा से कहा। उसने अभी भी अपना सिर झुका रखा था। कल मैं फिर से अचार वाली पकौड़ियाँ बनाऊंगी। आवाज थोड़ी ऊंची करो। फिर भी अपना सिर क्यों झुकाओ? उसने धीरे से कहा, गुलान शेंग, तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान हो। गुलान शेंग, तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान हो। इन शब्दों ने अचानक गुलान शेंग को बेहद परेशान कर दिया। 10 बजे उसने कहा, गुलान सिन्हा, शुभ रात्रि। तुम्हारे साथ उसके जाते हुए रूप, उसके अनार के रंग के कपड़े, उसकी कोमल आवाज को देखकर गुलान शेंग ने अपने बालों को खींच लिया। वाकई बहुत गुस्सा आ रहा था। गुलान शेंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात अभी भी पीछे थी। अगले दिन गुलान शेंग ने अपने कमरे के दरवाजे पर एक नोट देखा। नोट पर हर शब्द एक सीधी रेखा में लिखा था, गुलान शेंग, मैं जा रहा हूँ। नोट को देखकर वह दंग रह गया। गुलान शेंग अपनी ही गुस्से भरी दहाड़ से डर गया। उसकी मेहमान वास्तव में एक बिगड़ैल युवती थी। क्योंकि तुमने कल रात अचार वाली गोभी की पकौड़ियाँ नहीं बनाई? क्योंकि तुम्हारा चेहरा ठंडा है? क्योंकि कल रात मेरे पास उसे शुभ रात्रि कहने का समय नहीं था? तुरंत वहां से चले गए। नहीं नहीं नहीं, यह शायद एक बिगड़ैल युवती की जानी पहचानी तकनीक है। कल रात वह अभी भी उसकी छाती में कूद गया। कुल्लान सिंह गैरेज में चला गया। जॉन की कार और उसकी बाइक के अलावा वहां कुछ भी नहीं बचा था। खाली पार्किंग को देखते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ, वह चली गई थी। उसका मेहमान सचमुच चला गया। अरे, तुम्हारे टायर के पैसे कहाँ हैं? यह 1000 यूरो है। 1000 यूरो, गुलान शेंग ने गुस्से से चिल्लाया, धीरे धीरे, गुस्से से भरी डांट। तुमने अभी तक अपना संपर्क विवरण भी नहीं छोड़ा है। मेरे अचार के पकौड़े खूब खाओ, मेरे सारे 1000 यूरो खर्च करो। मैं हर दिन तुम्हारे लिए नाश्ता भी बनाती हूँ। लेकिन तुम इतने कंजूस थे कि तुमने न तो धन्यवाद का एक शब्द कहा, न ही अपना संपर्क विवरण, न ही अपना नाम। छोटे टैडपोल, तुम्हारा नाम क्या है? अध्याय 18, युवा कहानी 5। तीसरे दिन अपनी वियतनामी गर्लफ्रेंड के घर से लौटने के बाद
जॉन और उसका ब्रेकअप हो गया। एक हफ्ते के बाद गो लानसिंग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अनार के लाल स्वेटर वाली लड़की अब उसके लिविंग रूम में नहीं दिखाई देगी, नहीं उसकी कोमल आवाज उससे कहेगी, गो लानसिंग, शुभ रात्रि। सबसे पहले गो लानसिंग उस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी गया जहां कई चीनी अंतर्राष्ट्रीय छात्र उसे ढूंढ रहे थे। यहाँ उनकी मुलाकात बीजिंग की एक लड़की से हुई जिसने उन्हें बताया कि वह ली कियांग नाम के किसी व्यक्ति को जानती है, लेकिन मुझे यह जानने के अलावा कि वह बीजिंग से आई है, उसकी पहचान या घर का पता जैसी कोई और बात नहीं पता। वह थोड़ी रहस्यमयी है। जब ली कुओंग उसके घर पर रुका तो यह अंतर्राष्ट्रीय छात्रा उससे बहुत प्रभावित हुई। को लान सिन्हा ने उस यात्रा वेबसाइट पर लॉग इन किया जिसे ली कुओंग ने सेव किया था। यह दुनिया भर के यात्रा प्रेमियों के लिए एक वेबसाइट है। सर्च बार पर एलवाई कुओंग टाइप करें और सैकड़ों अकाउंट सामने आ जाएंगे। हर दिन अनगिनत नेटिजन्स वेबसाइट पर संदेश छोड़ते हैं, नए संदेश पुराने संदेशों के ऊपर जमा हो जाते हैं। स्थान बचाने के लिए वेबसाइट प्रणाली अक्सर अप्रासंगिक लेखों को स्वचालित रूप से हटा देती है। वह जो संदेश यहाँ छोड़ गई थी, उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। कान के निचले हिस्से पर टैडपोल के आकार के जन्मचिन्ह वाली लड़की के बारे में को लान सिन्हा को सिर्फ यही पता था। वे दोनों एक ही दिन और एक ही साल में पैदा हुए थे, साथ में एक वादा कि 10 साल बाद वह उससे मिलने आएगी। 10 साल बाद गो लानसिंग ने जो नोट छोड़ा था उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और 1 घंटे बाद नोट को फिर से उठाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि जब वह चली गई तो एक आइसब्रेकर की छवि पर छपे लेनिन शब्द वाली जैकेट को वापस अपनी मूल स्थिति में लटका दिया गया था। गो लानसिंग ने ध्यान से जांच की और जैकेट अभी भी बरकरार थी। कितनी अजीब लड़की है। एक हफ्ते बाद जब गो लानसिंग ने सोचा कि उसके और उसके बीच की समस्या खत्म हो गई है, तो उसके बैंक खाते में 3000 यूरो आ गए। बैंक कर्मचारी ने गो लानसिंग को बताया कि 3000 यूरो उनकी गलती नहीं थी। गो लानसिंग ने फिर से जांच करने के लिए कहा और बैंक कर्मचारी ने उसे बताया उसे मिले 3000 यूरो दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए थे। फियोना, अफ्रीका में यह नाम फूलों की तरह उज्ज्वल एक सुंदर जीवन का प्रतीक है, उसने ऐसा कहा। और भी अजीब बात यह है कि 3000 यूरो की घटना के बाद हॉस्टल में जॉन को 3 पिनहोल कैमरे मिले। एक लिविंग रूम में है, एक को लान सिन्हा के कमरे में है और दूसरा जॉन के कमरे में है। पिनहोल कैमरा, यह बिना लेंस वाला एक साधारण फोटोग्राफिक उपकरण है। यहाँ 3 पिनहोल कैमरे क्यों हैं? इस पर जॉन काफी देर तक सोचता रहा। इसलिए जॉन ने खुद को यह विश्वास दिलाया कि यह मेरी पूर्व प्रेमिका का काम होगा। वह यह देखने के लिए मुझ पर नजर रखना चाहती थी कि मेरा किसी के साथ संबंध तो नहीं है। 1 सप्ताह से भी कम समय में जॉन कैमरे के बारे में भूल गया था। जॉन को इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने जेसिका अल्बा जैसी दिखने वाली लड़की के साथ रिश्ता क्यों नहीं बनाया। कुछ दिनों बाद जॉन के पास एक नया लक्ष्य था, इस बार एक स्थानीय लड़की। मार्च के पहले सप्ताहांत की आधी रात को, जो कि सुपरमार्केट में नाइट क्लर्क के रूप में गो लानसिंग का आखिरी दिन भी था। आधी रात को एक ग्राहक आया। पहली नजर में गो लानसिंग ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। अभी भी वही चश्मा, गहरे रंग की जैकेट। इसे कैसे देखें, यह कुछ हद तक सुपरमैन जैसा है। मिस्टर सुपरमैन बियर खरीदना चाहते हैं। हेलसिंकी में आइस हॉकी टूर्नामेंट बहुत मशहूर है। आम तौर पर चरमपंथी प्रशंसकों को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए हॉकी स्टेडियम के पास के सुपरमार्केट में रात में बियर और शराब बेचने की अनुमति नहीं होती है। गो लानसिंग ने दरवाजे पर लगे निषेध नोटिस की ओर इशारा किया।
चश्मा पहने हुए आदमी उदासीन दिख रहा था। जब वह जाने वाला था, गुरलान सिंह ने वापस बुलाया। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? उसकी आंखें स्टेडियम की ओर देख रही थी। बहुत देर तक उसी जगह पर टिकी रहीं। सुपरमार्केट में केवल गुरलान सिंह और चश्मा पहने हुए आदमी थे। कुछ सोचते हुए गुरलान सिंह ने ट्रे से बियर का एक कैन निकाला, ढक्कन खोला, उसे दिया और कहा, इसे मेरा उपहार समझो, लेकिन तुम इस बियर के कैन को बाहर नहीं ले जा सकते। उसने गुरलान सिंह को हैरान भाव से देखा। रात बहुत हो चुकी है, कोई नहीं है, गुरलान सिंह ने कहा। इसके बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा गुरलान सिंह ने सोचा था। उस आदमी ने बियर की कैन उठाई, काउंटर पर झुक गया और कई घूंट पी गया। उसने बियर का कैन उठाया और गुरलान सिंह को दे दिया। इस तरह वह उसका अच्छा दोस्त बन गया। गुरलान सिंह ने उससे कहा, कुछ समय पहले मैंने तरबूज के लाल रंग की शर्ट पहने एक लड़की को देखा था। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आवाज में कोई हलचल नहीं थी। बोलते बोलते उसने काउंटर साफ कर दिया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने गुरलान सिंह की बाह पकड़ ली। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जीवन रक्षक जड़ी बूटी मिल गई हो। यह अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। आप देखिए, इससे यह साबित होता है कि मुझे कोई मानसिक समस्या नहीं है। वह अस्पष्ट ढंग से बोल रहा था। 5 मिनट बाद उसने गुरलान सिंह को अपनी हाल की परेशानियों के बारे में बताया। मेरी शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई है। उसका नाम फियोना है। मैं उससे सुपरमार्केट में मिला था। उन्होंने कहानी की शुरुआत संक्षेप में की। उस शुरुआती पंक्ति ने गुरलान सिंह को आह भरने पर मजबूर कर दिया। गुरलान सिंह ने पूछा, क्या आप वही दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कहा? तो चश्मा पहने हुए आदमी ने सिर हिलाया। उसने गलत नहीं सुना। गुरलान सिंह ने वाकई गलत नहीं सुना। गुरलान सिंह ने भी अपने लिए बियर का एक कैन खोला, एक बड़ा घूंट लिया और उसे जारी रखने के लिए कहा। चश्मा पहने हुए आदमी का नाम श्नाइडर था, जो हेलसिंकी से था, जो जर्मनी में रहता था और काम करता था। 4 महीने पहले ही घर लौटा हूँ। पास में ही घर है। इसलिए श्नाइडर को हर दिन सुपरमार्केट से गुजरना पड़ता था। पिछले महीने एक सप्ताहांत में श्नाइडर की मुलाकात फियोना नाम की एक ओरिएंटल लड़की से हुई। तरबूज लाल रंग की शर्ट पहने वह सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे मैंने कभी देखा था। श्नाइडर अपनी यादों में खो गया था। नहीं, उसने अनार के रंग की लाल पोशाक पहनी हुई थी जो तरबूज के रंग की लाल पोशाक से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। उसकी मुस्कान जादुई थी, स्ट्रॉबेरी जैम की तरह। उसने जाहिर तौर पर अपने दांत साफ किए थे, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाई। इसलिए उसने अपनी उंगली से उसे साफ किया और उसे अपने मुंह में चूस लिया। गुरलान सिंह ने कैन में बची हुई बियर को एक घूंट में पी लिया। चीजें इस तरह विकसित हुईं। सुपरमार्केट से निकलकर हम दोनों एक कॉफी शॉप में गए। उसने ही जगह चुनी थी। माहौल काफी रोमांटिक था। जब कॉफी का कप लाया गया, तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने प्रपोज किया। उसने कहा कि मैंने उसे अभूतपूर्व सुरक्षा का एहसास दिलाया। उसकी मुस्कान बहुत चमकदार है, श्नाइडर ने फिर जोर दिया। भले ही मुझे पता था कि यह बेतुका था, मेरे पास उसे मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मुझे सोचने के लिए केवल 1 मिनट देते हुए 5:58 पर मुझे प्रपोज किया। 6 बजे हम कैफे से निकल गए। 6:30 बजे मैं अंगूठी खरीदने के लिए ज्वेलरी स्टोर पर गया। 6:35 बजे उसने मेरी खरीदी हुई अंगूठी अपनी अनामिका में पहन ली। ज्वेलरी स्टोर के कर्मचारियों ने मुझे यह भी बताया कि वे रेस्तरां की बुकिंग, निमंत्रण पत्र लिखने आदि के प्रभारी होंगे। इसलिए श्नाइडर, क्योंकि वह उसकी जादुई मुस्कान का विरोध नहीं कर सका,
ज्वेलरी स्टोर को शादी का भोज तैयार करने देने के लिए सहमत हो गया। शादी के रिसेप्शन के कर्मचारियों ने अगले दिन दोपहर से पहले सभी निमंत्रण पत्र छापने का वादा किया। ज्वेलरी स्टोर से निकलने के बाद हम होटल गए। तुम दोनों होटल जाओगे? गुलान शेंग ने बियर की कैन कूड़ेदान में फेंक दी। श्नाइडर ने अपना चश्मा उतार दिया और गुलान शेंग की ओर देखा, जाहिर तौर पर चौंक गया। जारी रखें, गुलान सिन्ह ने कहा। अगली सुबह 9 बजे हम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विवाह पंजीकरण कार्यालय गए। सब कुछ एक परीक्षा की तरह हुआ। शहर में रहने वाले 2 अकेले दिलों ने एक दूसरे को पाया और पहली नजर में प्यार हो गया। श्नाइडर ने दुख जताया। अगर इस कहानी की शुरुआत एक परीक्षा की तरह थी, तो इस कहानी का अगला भाग एक आपदा थी। जब मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, तो मैंने घर में कई बिन बुलाए मेहमानों को देखा। ये मेहमान सभी मजबूत पुरुष थे, जिनकी उम्र 30 से 35 के बीच थी, जिनके चेहरे भावहीन थे। वहां मौजूद एकमात्र एशियाई दिखने वाले व्यक्ति ने मुझे तलाक का कागज थमाते हुए मुझसे उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। श्नाइडर ने बियर का एक घूंट लिया और कहा, मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। श्नाइडर ने फिर से बोलना शुरू किया। उसके अगले शब्दों ने गुलान शेंग को यह एहसास दिलाया कि भले ही उसने अपना चश्मा तोड़ दिया हो, लेकिन यह उसकी जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आप निश्चित रूप से सोचेंगे कि मैंने जो कहा वह उबाऊ था और बस समय बिताने के लिए था। मुझे यह भी उम्मीद है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। जब मैंने फॉर्म पर अपना नाम लिखा, तो वह मेरे बगल में खड़ी थी। पहली नज़र में उसका भाव अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि मैंने जो किया उससे वह निराश हुई होगी, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। श्नाइडर ने उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ। मेरे सिर के पीछे 2 बंदूकें तान दी गई हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। श्नाइडर की आवाज छोटी और छोटी होती गई और उसने आखिरकार बोलना बंद कर दिया। गुलान शेंग ने अनुमान लगाया कि वह कुछ और कहना चाहता था। यह समझ में आता था। वह सिर्फ एक लड़की थी जिससे श्नाइडर की मुलाकात 24 घंटे से भी कम समय पहले हुई थी। इसलिए किसी अजनबी के लिए अपनी जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही वह बहुत प्यारी हो, बहुत आकर्षक, भले ही दोनों ने अभी-अभी अपनी शादी पंजीकृत कराई थी। सच तो यह है कि मुझ पर निशाना साधी गई 2 बंदूकें लोड नहीं थी। जाने से पहले उसने मुझे बताया, लेकिन मैंने इसे सच नहीं माना। श्नाइडर ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उस पल जिस तरह से उसने देखा, उससे मेरा दिल दुख गया। एक आदमी के हाथ से बंदूक छीनना, उसकी कनपटी पर सीधे थूथन को तानना, ट्रिगर खींचना। क्रैक क्रैक की आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी, साथ ही उसकी हंसी भी। हंसते हुए वह घर से बाहर चली गई। उसके जाने के 5 मिनट बाद पुरुष भी पीछे हट गए। एक पल बाद ज्वेलरी स्टोर का कर्मचारी शादी के निमंत्रणों का ढेर लेकर आया। सब कुछ एक ही दिन में हो गया। श्नाइडर ने अपनी छाती पर मुक्का मारते हुए कहा। कुछ दिनों बाद मुझे अपने खाते में एक और राशि मिली। प्राप्त राशि अंगूठी खरीदने, शादी की पार्टी आयोजित करने आदि पर खर्च की गई राशि से बहुत अलग नहीं थी। गुलानसिंग को समझ में आ गया कि उसके खाते में 3000 यूरो क्यों आए। श्नाइडर ने जो पैसे प्राप्त किए, उन्हें दान में दे दिया। उस पैसे को दान करने के बाद मुझे बेहतर महसूस हुआ, श्नाइडर ने कहा। सब कुछ बताने के बाद श्नाइडर की बियर की कैन बस खत्म होने ही वाली थी। मैंने एक दोस्त को इस बारे में बताया। उसने कहा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? श्नाइडर ने पूछा। अभी गुलानसिंग को जिस बात की चिंता थी, वह यह थी। तुमने कहा तुम उसके साथ होटल गए थे? श्नाइडर ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी।
मेरे और उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उस दिन हम एक ही कमरे में नहीं थे। मेरी अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया, बिल्कुल भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, और वह ऐसी व्यक्ति नहीं लगती जो लापरवाह हो। एक कप कॉफी खत्म करने के बाद उसने प्रस्ताव रखा और कहा कि यह लापरवाही नहीं थी। गो लानसिंग ने मन ही मन तिरस्कार में व्यंग्य किया। कोई चुंबन नहीं था। गो लानसिंग ने उसके मोटे लाल होठों के बारे में सोचा जब उसने उसे शुभ रात्रि कहा और पूछा। नहीं, कोई चुंबन नहीं था, हाथ पकड़ना भी नहीं था। श्नाइडर एक बार उसका हाथ थामना चाहता था, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ घर खेल रहा था। श्नाइडर ने इस तरह के वाक्य के साथ बातचीत समाप्त कर दी। श्नाइडर चला गया। सुपरमार्केट में केवल गो लानसिंग ही रह गया था। जब उससे पूछा गया कि क्या गो लानसिंग ने श्नाइडर की कही गई बातों पर विश्वास किया, तो उसे बहुत यकीन नहीं था। गो लानसिंग ने उसे और श्नाइडर को अपनी आंखों से सुपरमार्केट से बाहर आते देखा। उसने लगातार 2 दिनों तक उससे संपर्क नहीं किया। बैंक खाते में 3000 यूरो प्राप्त हुए। घर में 3 पिनहोल कैमरे दिखाई दिए। जो कुछ हुआ उसे एक साथ जोड़कर गो लानसिंग को लगा कि श्नाइडर की तुलना में वह ज्यादा भाग्यशाली है। मई में गो लानसिंग ने सुपरमार्केट में अपनी पार्ट टाइम नौकरी समाप्त कर ली। सप्ताहांत में उसके पास बहुत सारा खाली समय होता है। देर तक सोना, खेल खेलें, लाइब्रेरी, पब में जाएं। आराम करने के बाद सब कुछ अपनी मूल कक्षा में लौट आया। जून के मध्य में गो लानसिंग को कोपेनहेगन से एक पोस्टकार्ड मिला। पोस्टकार्ड पर पैटर्न कोपेनहेगन में प्रसिद्ध जलपरी की मूर्ति थी। पोस्टकार्ड के पीछे एक पंक्ति लिखी थी, गो लानसिंग, अगर एक दिन आपके दरवाजे की घंटी बजती है तो दरवाजा खोलो और मुझे देखो। बहुत हैरान मत होइए, मुझे बस अचार वाली गोभी की पकौड़ी की याद आती है। पोस्टकार्ड पर शब्द चीनी में लिखे गए थे। लिखावट सुंदर थी। शीर्षक वाला भाग था, क्वा वियत्तु, क्वा वियत्तु। गो लानसिंग ने इन 3 शब्दों को फिर से ध्यान से पढ़ा। जून में हेलसिंकी में सड़कों पर भीड़ हो गई। गो लानसिंग ने मकान मालिक के साथ किराए के अनुबंध को नवीनीकृत किया था। मैंने एक चीनी रेस्तरां देखा जो अपने अचार वाली गोभी के पकौड़ों के लिए प्रसिद्ध है। रेस्तरां डिलीवरी स्टाफ की भर्ती कर रहा था। गो लानसिंग यहाँ काम करने के लिए आवेदन करना चाहता था। अपने खाली समय का लाभ उठाकर अचार वाली गोभी के पकौड़े बनाना सीखना चाहता था। वियत्तु के माध्यम से। यह बुरा नाम नहीं है। गो लानसिंग ने कदम बढ़ाया। 2015 की गर्मियों की शुरुआत, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। झांग चुनकिंग जोहान्सबर्ग बाजार के केंद्र में खड़ी थी। गगनचुंबी इमारत को देख रही थी। यह एक विशाल मूर्ति की तरह थी जो सीधे नीले आकाश में घुस गई थी। आकाश और दूर की सड़कें इमारत के कांच पर प्रतिबिंबित हो रही थीं, जिससे आसपास की दुनिया छोटी लग रही थी। 5 मिनट बाद झांग चुनकिंग इमारत में दाखिल हुई। 7 मिनट बाद लिफ्ट उसे सीधे ऊपरी मंजिल पर ले गई। वर्तमान में वह एसएन एनर्जी ग्रुप के सीईओ के कार्यालय में खड़ी थी। एसएन के सीईओ का चीनी नाम सोंग डू लाई था। सोंग डू लाई। झांग चुनकिंग ने चुपचाप अपने दिल में इस नाम को पढ़ा। सोंग डू लाई का एक और सुंदर नाम भी था, नोविचोक। नोविचोक सोवियत संघ द्वारा आविष्कार किए गए एक प्रकार के तंत्रिका एजेंट का नाम है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा रासायनिक हथियार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अध्याय 19, नोविचोक, कैनह 1.2015। शुरुआती गर्मी, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। ट्रुओंग थुआन तिन्ह केप टाउन के केंद्र में गगनचुंबी इमारत के नीचे खड़ा था, ऊपर की ओर देख रहा था।
यह 46 मंजिला इमारत दक्षिण अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। 20वीं से 46वीं मंजिल तक एसएन एनर्जी के कार्यालय हैं। कंपनी में 3,800 कर्मचारी हैं, जिनमें एसएन एनर्जी के सीईओ सोंग डू लिट भी शामिल हैं। झांग चुनकिंग के लिए सोंग डू लिट नाम अपरिचित नहीं है। शुरू से ही उसने इस आदमी को कोसने के लिए सबसे शातिर शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह बेकार था। पत्रिका के एक कोने में इस युवक की पीली पड़ चुकी तस्वीर को थामे हुए सोंग डू लिट अभी भी अच्छी तरह से रह रहा था, दुनिया में किसी और से भी बेहतर। धीरे धीरे शातिर शाप एक प्रेमी के अंतरंग शब्दों में बदल गए। सोंग डू लिट, तुम्हें अच्छी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि सोंग डू लिट को उसके हाथ और पैर तोड़ने का शाप देना झांग चुनकिंग के आक्रोश को शांत नहीं कर सकता था। अधिकांश समय सोंग डू लिट दक्षिण अफ्रीका में रहता था, इसलिए एक दोस्त की मां की सिफारिश के कारण झांग चुनकिंग दक्षिण अफ्रीकी अखबार के लिए एक प्रशिक्षु बन गया। हर दिन झांग चुनकिंग डू लैप 10 से प्रार्थना करती थी, भाई कृपया मेरी मदद करो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। अंत में एक हफ्ते पहले उसे एक बार सोंग डू लिट का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। सोंग डू लिट का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति सबसे अनुभवी रिपोर्टर था और बेला भी उसके साथ थी। बेला और झांग चुनकिंग सहपाठी थे, उससे 2 साल बड़ी। कक्षा 12 की छात्रा जोहान्सबर्ग में उससे 1.5 साल पहले पहुंची थी। वे एक ही मोहल्ले में पले-बढ़े, एक ही केक खाते थे और एक जैसे कपड़े पहनते थे। बेला एकमात्र व्यक्ति थी जो सहकर्मी के रूप में डू लैप 10 के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई थी। साक्षात्कार की खबर की पुष्टि करने के बाद ट्रुओंग थुआन तिन्ह ने तुरंत बेला को फोन किया। 2 दिन बाद बेला ने आखिरकार उसके अनुरोध पर सहमति दे दी। कल एक परीक्षण साक्षात्कार के माध्यम से अखबार ने एक नई घोषणा जारी की। सोंग डू लिट का साक्षात्कार करने वाले रिपोर्टर के साथ मौजूद व्यक्ति बेला से बदलकर ट्रुओंग थुआन तिन्ह हो गया था। इसे अच्छे से कहें तो यह रिपोर्टर का पीछा कर रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक लिव इन अटेंडेंट था। बैग ले जा रहा था, पानी खरीद रहा था और नोट्स लेने में मदद कर रहा था। 2 घंटे पहले अपार्टमेंट के कमरे में ट्रुओंग थुआन तिन्ह मेकअप कर रही थी जब बेला अंदर आई। उसने अपने होठों को पोंछने के लिए एक कॉटन पैड लिया, फिर लिपस्टिक को अपने बैग में रख लिया। बेला ने सीधे मुद्दे पर आकर उससे पूछा कि वह आखिर में क्या करना चाहती है। मैं सिर्फ कोएनिग्सेग CC8S के मालिक से मिलना चाहती हूँ, ट्रुओंग थुआन तिन्ह ने फिर दोहराया। उसने बेला को फोन पर पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया था। बेला ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में देखा। झांग चुनकिंग ने मुंह फेर लिया, खिड़की के सामने चली गई और हवा में सांस ली। बेला ने उसका अंग्रेजी नाम पुकारा, तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद। क्रिस्टल की खिड़की पर उसकी छवि को देखते हुए उसका मेकअप से ढका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। तुम बहुत सुंदर हो, लड़कों के बीच बहुत लोकप्रिय हो। कई एशियाई पुरुष तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहते हैं। जानते हो वे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? मे की मुस्कान बहुत आकर्षक है। वह और उसका नाम एक ही है, दोनों सुंदर हैं। चीनी में मे को मेई कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है मैं गला। यह अंग्रेजी नाम उसे उसकी मां ने इंग्लैंड जाने के बाद दिया था। मां और बेटी ठीक उसी समय इंग्लैंड पहुंची जब लंदन में मैं प्रवेश कर रहा था। उसकी मां ने उसे अंग्रेजी नाम में दिया। उम्मीद है कि वे अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जिस साल उसने चीन छोड़ा वह केवल 6 साल की थी। उसका नाम डू चुनकिंग था। तलाक के कागजात की वजह से डू थुआन तिन्ह का नाम त्रुओंग थुआन तिन्ह हो गया। उसकी मां का अंतिम नाम त्रुओंग था। दो थुआन तिन्ह का नाम त्रुओंग थुआन तिन्ह हो गया और 2 लैप 10 अभी भी 2 लैप 10 ही था।
डो लैप टैन वास्तव में एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था। उसकी बहन हमेशा बीमार रहती थी और बहुत दुबली-पतली थी। उसकी माँ की नौकरी बहुत अच्छी थी। उसका मानना था कि अपनी माँ का अनुसरण करना उसके पिता का अनुसरण करने से बेहतर होगा। इसलिए उसने अपने बेरोजगार पिता का अनुसरण करने का फैसला किया। अपनी बहन के जाने से पहले उसने चुपके से उसके सूटकेस में खुले पैसे रख दिए। छुट्टियों में अतिरिक्त काम करना सिर्फ उस वादे को पूरा करने के लिए है जो मैंने अपनी बहन से ब्रेकअप से पहले किया था कि जब मुझ में पर्याप्त क्षमता होगी तो मैं हर साल अपना जन्मदिन उसके साथ लंदन में मनाऊंगा। जब डू लैप टैन 18 साल का था, तब से यह एक रिवाज बन गया था। 2012 में यह रिवाज अचानक बंद हो गया। उसके बाद त्रुओंग थुआन तिन्ह डू लैप टैन का इंतजार नहीं कर सकता था। डू लैप टैन नाम का यह युवक विदेश में 6 घंटे तक लेटा रहा। उन 6 घंटों के दौरान कोई भी उसे देखने के लिए उसके करीब नहीं आया, भले ही उसका शरीर अकड़ गया था, बर्फ के टुकड़ों से ढका हुआ था। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? यह तो ठंडा होगा, है न? तब से मरमंस्क एक ऐसा शहर बन गया जो हमेशा त्रुओंग थुआन तिन्ह की याद में बसा रहा। उस शहर में उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता एक अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे सिर झुकाए चल रहे थे। मजेदार बात यह थी कि वह अधेड़ उम्र का आदमी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का वकील था। उस समय इस दुनिया का आकार विकृत था। इससे भी मजेदार बात यह थी कि वह और इस शहर के लोग एक जैसे ही थे, बस इंटरनेट, टीवी और मीडिया के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे। अंततः उसने टीवी पर वकीलों से घिरे उपद्रवी को न्याय की देवी की मूर्ति के पास से गुजरते देखा। उसके बारे में उसे सिर्फ इतना पता था कि उसका चीनी नाम सोंग डू लिट था। यह जानकारी उसे दूतावास में एक चीनी कर्मचारी ने गुप्त रूप से बताई थी। सोंग डू लिट। अब जब उसके दिल में इस नाम के बारे में सोच रहा था, तो ट्रुओंग थुआन तिन्ह अब क्रोध से कांप नहीं रहा था। कांच के दरवाजे पर प्रतिबिंबित उसका चेहरा भी बेहद शांत था। यकीन मानिए, सोंग डूली के चेहरे को देखकर कोई लहर नहीं उठेगी। न केवल उसका चेहरा शांत है, बल्कि उसकी आवाज भी हमेशा की तरह शांत है। बेला, तुम क्या कहना चाहती हो? सौभाग्य से सोंग डूली उन लड़कों की तरह तुम्हें हंसाने के लिए लॉन पर नहीं उछलेगा। नहीं, वह तुम्हारे लिए लेक्चर हॉल में अच्छी सीट पाने के लिए जल्दी निकलेगा। नहीं, वह तुम्हारे लिए कॉफी और म्यूजिकल टिकट खरीदेगा। जब तुम उसके साथ जाने का समय निकालोगी तो हकलाते हुए। इस बिंदु पर झांग चुनकिंग को भी बेला के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। अपना सिर घुमाकर वह उस पर मुस्कुराई। बदला लेने का यह तरीका बहुत ही देहाती है। बेला ने ड्रेसिंग टेबल पर एक फोटो रखी और गंभीर स्वर में उससे कहा, अगर मैं जो सोचती हूँ वह सच है, तो बंदूक चलने की दर सफल बदला लेने की दर से ज्यादा है। क्या यह सही है? ट्रुओंग थुआन तिन्ह ने फोटो पर नजर डाली। ये सोंग डू लिट की कुछ तस्वीरें थीं, जिसमें वह कई सार्वजनिक पार्टियों में शामिल होते हुए नजर आ रहे थे। झांग चुनकिंग के पास भी यही तस्वीर थी। तस्वीर में दिख रहा आदमी जवान और खूबसूरत था। उसका हाथ उठाने या सिर उठाने से ही अनगिनत युवा लड़कियों का दिल जीत लिया जा सकता था। बेला की परिकल्पना को एक तरफ रखते हुए झांग चुनकिंग को अपने दिल में थोड़ी परेशानी महसूस हुई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस चेहरे से मोहित हो जाओगी? बेला ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है जो उस चेहरे से मोहित हो जाएगी वह तुम हो, झांग चुनकिंग ने अपनी अच्छी दोस्त को चिढ़ाते हुए कहा। तो ऐसा मत सोचो कि तुम उस चेहरे से मोहित हो जाओगी। यह कहते हुए अपनी हंसी को रोक पाने में असमर्थ बेला भूल गई कि इस दुनिया में डू लैप टैन नाम का एक व्यक्ति भी है। और साथ ही मत भूलना, मैं 18 साल की हूँ और पहले से ही एक फैशन पत्रिका में काम कर रही हूँ।
झांग चुनकिंग ने बेला को याद दिलाया। इस पत्रिका का मुख्यालय लंदन में है और यह फैशन की दुनिया में अग्रणी है। ट्रुओंग थुआन तिन्ह कई सुंदर पुरुषों से मिल चुकी है। किस तरह के सुंदर पुरुषों से वह नहीं मिली है? वह उन्हें कपड़े पहनने में मदद करते समय उनसे मिल सकती है। इन शब्दों ने उसे एक सहायक और एक कलाकार के बीच हुई हास्यपूर्ण बातचीत की याद दिला दी। ठीक है, उसने अपने हाथ से बेला के मुंह पर मुस्कान ला दी। चिंता मत करो, मैं सिर्फ कोएनिग्सेक CC8S के मालिक से मिलना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे मुझसे नफरत करवा दूंगा, न ज्यादा न कम। 8:30 बजे ट्रोंग थुआन तिन्ह घर से निकल गया। टोंग डू लिट के साथ साक्षात्कार 10:10 बजे शुरू हुआ। 10:30 बजे टोंग डू लिट को केप टाउन के लिए उड़ान भरनी थी। साक्षात्कार के लिए सिर्फ 20 मिनट थे। हाल के वर्षों में यह साक्षात्कार अब तक का सबसे छोटा साक्षात्कार था। देखिए, कितना अहंकारी! दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने 30 मिनट का समय भी दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, यह इंटरव्यू महीने की मुख्य खबर होगी। प्रधान संपादक ने 50,000 प्रतियां प्रकाशित करने की भी योजना बनाई थी। यह सिर्फ एक अनुमान है। सुंदर चेहरे वाली महिला कलाकारों की तुलना में सुंदर व्यवसायियों का महिलाओं द्वारा हमेशा अधिक स्वागत किया जाता है। भले ही वे अर्थशास्त्र और वित्त को न समझते हों, लेकिन वे लड़कियों को सोंग डू ली के चेहरे वाला अखबार घर लाने से नहीं रोक सकते। इसके अलावा सोंग डू ली इस साल केवल 21 साल के हैं और 21 साल की उम्र में वे एसएन एनर्जी के CEO बन गए हैं। हालांकि उन्होंने केवल इतना कहा कि जब कंपनी मुश्किल में थी, तब वे अस्थायी रूप से कार्यभार संभाल रहे थे। यह पद केवल अस्थायी था, लेकिन सभी जानते थे कि यह जल्द या बाद में होगा। जिस बात ने महिलाओं को और भी जोश से चर्चा करने पर मजबूर किया, वह यह थी, सोंग डू ली का कोई घोटाला नहीं था। आज झांग चुनकिंग को संपादकीय कार्यालय जाने की जरूरत नहीं थी। वह 10 बजे सोंग डू ली के घर जाना चाहती थी और वहां सभी को इकट्ठा करना चाहती थी। 9:45 बजे टैक्सी सोंग डू ली के कार्यालय भवन के सामने रुकी। कार से उतरने के बाद झांग चुनकिंग को तुरंत कोलेट का फोन आया। कोलेट ने फोन पर कहा कि वह ट्रैफिक में फंस गया है और थोड़ा देर हो सकती है और देखेंगे कि वह क्या करती है। ठीक है, मुझे पता है। उसका लहजा बहुत सम्मानजनक था। सम्मानजनक, टाटकंग टाटकिंग, मुहावरा जिसका अर्थ है सम्मान, श्रद्धा, बहुत विनम्र। यह एक संकट कॉल की तरह लगता है। ट्रैफिक जाम? कोलेट, जिन्हें 10 सर्वश्रेष्ठ मीडिया रिपोर्टरों में से एक चुना गया था, इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकते हैं? ट्रुओंग थुआन तिन्ह मन ही मन हंसा। उसे लगा कि कोलेट अभी अपनी पत्नी को यह समझाने में व्यस्त है कि उसने सारी रात ओवरटाइम क्यों किया, लेकिन सुबह सुबह एक युवा लड़की के अपार्टमेंट में क्यों पहुंच गया। कोलेट की पत्नी के लिए यह स्वीकार करना और भी मुश्किल हो गया कि वह युवा लड़की उसकी अपनी छात्रा थी। मेरा पति भी मेरा छात्र है और उनका एक चक्कर चल रहा है, यह सोचकर उसके सिर में दर्द होने लगा। इस समय कोलेट की पत्नी सुबह सुबह आए उस फोन कॉल के लिए आभारी महसूस कर रही होगी, अन्यथा उसे नहीं पता कि वह कब तक मूर्ख बनी रहती। कोलेट की पत्नी एक प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी परिवार से थी। कोलेट को अब जो सबसे जरूरी काम करना था, वह था अपनी पत्नी को आश्वस्त करना। झांग चुनकिंग ने इमारत की तरफ देखा। उसकी नज़र इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रुक गई। इस समय यह आसान नहीं था। 9:45 बजे झांग चुनकिंग ने इमारत में प्रवेश किया, एसएन एनर्जी कार्यालय पाया और लिफ्ट में प्रवेश करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के निर्देशों का पालन किया। इस बिल्डिंग में कई कंपनियां काम कर रही थी। हर लिफ्ट भरी हुई थी। जो लोग सीट पाने में कामयाब हो जाते थे,
उन्हें अच्छा माना जाता था। ट्रुओंग थुआन तिन्ह उन लोगों का एक लिफ्ट से दूसरी लिफ्ट तक पीछा करता रहा और आखिरकार अचंभित होकर उसे घूमने वाले दरवाजे में धकेल दिया गया। घूमने वाले दरवाजे में प्रवेश करते ही रोशनी तुरंत मंद हो गई। पहली बार झांग चुनकिंग ने देखा कि लिफ्ट के 2 दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। उसका पूरा शरीर आगे की ओर झुका। उसके पैरों ने लिफ्ट के दरवाजे को रोक दिया। लिफ्ट का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। झांग चुनकिंग ने दीवार से टकराने जैसी हरकत के साथ लिफ्ट में प्रवेश किया। लिफ्ट के दरवाजे का सामना करते हुए उसकी पीठ दीवार से सटी हुई थी। जब तक कि लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो गया, झांग चुनकिंग ने हिम्मत करके एक सांस ली। अच्छा, आखिरकार अंदर प्रवेश किया। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए त्रुओंग थुआन तिन्ह ने दस्तावेजों के ढेर को फिर से जांचा, यह देखने के लिए कि लिफ्ट में लड़ाई के बाद कुछ गायब तो नहीं हो गया। इस दस्तावेज को संपादित करने में उसे कई घंटे लगे। हर कोई जानता है कि सोंग डू लिट का साक्षात्कार करते समय 2 नियमों का पालन किया जाना चाहिए। कोई फोटोग्राफी नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। दस्तावेजों का कोई नुकसान नहीं हुआ। झांग शुनकिंग ने आह भरी, लेकिन बहुत जल्दी उसने पाया कि कुछ ठीक नहीं था। लिफ्ट बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग थे। एक वह थी, दूसरा उसके सामने खड़ा एक युवक था। क्या यह हो सकता है? झांग शुनकिंग ने लिफ्ट के चारों ओर देखा। बड़ी कंपनियों में कई तरह की लिफ्ट होती हैं। आम कर्मचारी एक तरह की लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उच्च पद वाले कर्मचारी दूसरी तरह की लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। बॉस के पास एक खास तरह की लिफ्ट होती है। झांग शुनकिंग को लिफ्ट का नाम प्लेट नहीं मिला, इसलिए ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर उच्च पद वाले कर्मचारियों के लिए लिफ्ट में घुसी थी। आम तौर पर इस तरह की लिफ्ट में प्रवेश करते समय उसे धीरे से बाहर बुलाया जाता है। कौन सी मंजिल? अंग्रेजी का प्रयोग करें और उसका उच्चारण बहुत अच्छा करें। सही अंग्रेजी उच्चारण तो गौण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आवाज सुनने में बहुत आसान हो। यह एक बहुत ही मधुर आवाज वाला आदमी है। इस दुनिया में कई अजीब तरह की पसंद है। जिन लोगों को सुंदर हाथ पसंद है, उन्हें हैंड कंट्रोल कहा जाता है। जिन लोगों को सुंदर चेहरे पसंद है, उन्हें फेस कंट्रोल कहा जाता है। जिन लोगों को सुंदर आवाज पसंद है, उन्हें साउंड कंट्रोल कहा जाता है। त्रुओंग थुआन तिन्ह का एक रहस्य है, उसे मधुर आवाजें बहुत पसंद है। पहले तो यह पिछवाड़े में कीड़ों के चहचहाने की आवाज थी, फिर चांदनी रात में ज्वार के उठने और गिरने की आवाज, फिर हवा और बारिश की आवाज, और अंत में इंसानों की आवाज, कभी ऊंची, कभी कैसेट टेप पर धीमी, कभी ऊंची या नीची, कभी सहानुभूतिपूर्ण या खुशी भरी। खुश होने पर यह टपकते पानी की आवाज की तरह है, जब दर्द में यह जंगल में एक अकेले जानवर की तरह है। उस दौर की कई युवा लड़कियों की तरह ट्रुओंग थुआन तिन्ह को गर्मियों की रातों में अपने वॉकमैन को छत पर लाना और बार बार क्लासिक मूवी साउंड ट्रैक सुनना पसंद है। कौन सी मंजिल? यह सुनना बहुत आसान है। यह वह आवाज है जो उसे पसंद है, बहुत पसंद है। आवाज सुनने में आसान है, पीठ भी सुंदर, लंबी और गरिमामयी है, जिससे लड़कियां अपने चेहरे को उसकी पीठ से चिपकाना चाहती हैं। उसकी कमर के चारों ओर बाहें लपेटती हैं, धीरे से उसे बताती हैं कि आज क्या हुआ। कल्पना कीजिए कि गर्मियों की रात में खिड़की से छत तक रेंगते हुए आपकी आंखों के सामने सितारों से भरा आसमान है। आपके कानों में ओह कप्तान, मेरे कप्तान, एक युवा व्यक्ति की आवाज वसंत की हवा की तरह स्पष्ट है। थोड़ी देर के लिए यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह कैसेट से आया है या आपके ठीक सामने से। उस आकृति को घूरते हुए मधुर आवाज, सुंदर पीठ, यह भी नहीं पता कि चेहरा कैसा दिखता है, मानो उसके दिल की बात सुन रहा हो।
वह युवक जो हमेशा उसकी ओर पीठ करके बैठा था, धीरे धीरे अपना सिर घुमाता हुआ, ऐसी स्थिति में जहां वह पूरी तरह से तैयार नहीं था, उसने चुपचाप एक जगह ढूंढ ली, एक हल्की हवा की तरह, धुएं के एक झोंके की तरह। उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन थोड़ा बेचैन भी था, जैसे एक छोटा हिरण गलती से किसी चट्टान पर पैर रख देता है। मुझे याद नहीं कि मैंने यह कहाँ पढ़ा था। प्यार एक अवसरवादी की तरह होता है। जब आप अकेले रो रहे होते हैं और दूसरे व्यक्ति से एक टिश्यू प्राप्त करना भी आपके दिल को एक पल में बेतहाशा धड़कने पर मजबूर कर देता है। सर्दी के एक ठंडे दिन में किसी ने तुम्हें एक कोट दिया। ठंडी हवा में उन्हें चलते हुए देखकर तुम निश्चित रूप से अपने दिल में कह उठोगे, कितना अच्छा है। कप्तान, मेरे कप्तान। वह अभी भी इसके बारे में सोच रही थी जब उस व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें गहरी थीं। उसकी आवाज सुनने में सुखद थी। उसकी पीठ सुंदर थी। उसका चेहरा और भी अतुलनीय था। वह मन ही मन उसे अपने दिल की गहराई से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर कौन सी मंजिल? सुखद आवाज बस एक बाल की चौड़ाई की दूरी पर थी। ध्यान से देखो। ट्रोंग थुआन तिन्ह का हाथ कांप उठा। फोल्डर से कागज का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। वह सहज ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। उसी समय उसके सीने में रखे दस्तावेज जमीन पर गिर गए। यह देखकर लोगों को वाकई सिरदर्द हो गया। सबसे पहले झांग चुनकिंग ने अपने पैरों पर गिरी तस्वीर देखी। यह सोंग डुलिएट की तस्वीर थी जिसे बेला ने पहले ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ दिया था। शायद जब वह जल्दी में चली गई तो उसने उसे आसानी से फोल्डर में भर दिया। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि वह उन लड़कियों की तरह है जो चुपके से सोंग डुलिएट से प्यार करती थी। वह नीचे झुक गई, लेकिन किसी ने उससे पहले ही फोटो उठा लिया। फोटो को पकड़े हुए उसे कुछ समय के लिए गुप्त रूप से नजर डालने में मदद मिली। लाइट के एज और लिफ्ट के सोने की चढ़ाई वाले पैटर्न को प्रतिच्छेदित किया गया। प्रकाश की प्रत्येक पट्टी को शानदार और स्पार्कलिंग करने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन आईब्रो के प्रदर्शन की तुलना में इस व्यक्ति की आंखों के नीचे एक कदम था जो कि सोंग को एक बार वापस ले गया। उसकी तस्वीर से अधिक सुंदर था। मिस्टर टोंग, मैं मई का रिपोर्टर हूँ। अध्याय 20, नोविचोक, दूसरा पहरा। इस समय यह थोड़ा शर्मनाक था। हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए झांग शुनकिंग के पास इसे वापस लेने, उसकी नाक की नोक को छूने और खुद को पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, सुविधाजनक रूप से उल्लेख करते हुए कि वह लिफ्ट के दरवाजे से फंस गई थी। जब झांग शुनकिंग बात कर रही थी, सोंग डूली की आंखें अभी भी उदासीन थी। आज जब वह बाहर गई तो झांग शुनकिंग ने बेला से कहा कि वह अनगिनत सुंदर पुरुषों से मिली है। जैसे ही वह लिफ्ट के दरवाजे के पास पहुंचा, झांग चुनकसिंग ने जमीन पर रखे दस्तावेजों का ढेर उठाया और लिफ्ट के दरवाजे पर प्रदर्शित नंबर पर नजर डाली, जो 29वीं मंजिल थी। दस्तावेजों का बैग पकड़े हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, मिस्टर सोंग, क्या आपको मेरी जरूरत है? 1 मिनट। कोई जरूरत नहीं है। सोंग डूली ने पलटकर देखा। लिफ्ट के दरवाजे के सामने खड़े झांग चुनकिंग दीवार से टिक गए। सोंग डूली दरवाजे के सामने खड़े हो गए। डिस्प्ले बोर्ड पर नंबर उछलते रहे। आखिरकार यह 36वीं मंजिल पर जाकर रुक गया। 2 लिफ्ट के दरवाजों को जोड़ने वाली जगह पर सुनहरे रेशमी फूलों से एक जैतून का पेड़ बना हुआ था। संसाधित प्रकाश के नीचे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पर लगे पत्ते जमीन पर गिरने वाले हैं। दरवाजा खुला। सुनहरा जैतून का पेड़ 2 टुकड़ों में बंट गया। झांग चुनकिंग हिले नहीं। सोंग डूली भी स्थिर खड़े रहे। लिफ्ट का दरवाजा इंतजार कर रहा था।
अगर वह अंदर नहीं आया तो वह भी अंदर नहीं आएगी। एक पल में झांग चुनकिंग को यह एहसास हुआ, लिफ्ट के बाहर दुनिया बदल रही थी, लिफ्ट के अंदर दुनिया स्थिर थी। जबकि झांग चुनकिंग हतप्रभ थी, सोंग डू ली ने उसे चुपचाप देखने के लिए मुड़कर देखा। उसने उसे ऐसी नजरों से क्यों देखा? त्रुओंग थुआन तिन्ह ने मन ही मन सोचा। चारों आंखें एक दूसरे को देख रही थी। मैंने तुमसे पूछा कि प्यार किसे कहते हैं। तुम हवा और चांद के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि पहली नजर में प्यार क्या होता है। जब चार आंखें एक दूसरे को देखती हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें रसातल से बचाने के लिए एक देवदूत को नीचे भेजा है। एक युवा लड़की की बहते पानी जैसी आवाज उसके कानों में घुसी। झांग चुनकिंग अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। वह एक कदम पीछे हटी, पलटी और अपनी पीठ लिफ्ट के दरवाजे पर रख दी। एक कोमल, धीमी आवाज झांग चुनकिंग के कानों तक पहुंची। बाद में मिलते हैं। लिफ्ट के प्रतीक्षा क्षेत्र से बाहर निकलते हुए सोंग डू ली की आकृति गलियारे के कोने में गायब हो गई। झांग चुनकिंग ने गुस्से से बंद हो रहे लिफ्ट के दरवाजे को देखा। सब इस चौकोर बॉक्स में एक खिड़की भी नहीं, एक आदमी और एक औरत, और यह जगह किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से अलग नहीं थी। झांग चुनकिंग से संपर्क करने वाला व्यक्ति महाप्रबंधक का कार्यालय सहायक था। इस व्यक्ति ने उसे बताया कि मिस्टर सोंग को तस्वीरें लेना पसंद नहीं है। रिकॉर्डर की विद्युत चुंबकीय ध्वनि से नफरत है। उसे बहुत सी चीजों से नफरत है। साक्षात्कार से 10 मिनट पहले झांग चुनकिंग को कोलेट का फोन आया। यह सुनकर कि कोलेट ट्रैफिक जाम के कारण सड़क पर फंस गया है, कार्यालय सहायक तुरंत ठंडा हो गया। बस थोड़ा सा अधिक कहने से खत्म कॉफी छोड़ सकते हैं। मीडिया उद्योग में अभी नौसिखिया हूँ और अभी से मजाक करना चाहती हूँ। माफ कीजिए। वह सीईओ के कार्यालय के दरवाजे की कुंडी पकड़ने के भी योग्य नहीं है। नौसिखिया, नौसिखिया सौभाग्य से झांग चुनकिंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस तरह की स्थिति होगी, इसलिए उसने साक्षात्कार सामग्री उसके सामने रखी। सभी सामग्री उचित थी। झांग चुनकिंग ने भी सहायक के सवालों का बहुत तेज गति से जवाब दिया, जिनमें से अधिकांश सोंग डू ली के इर्द-गिर्द घूमते थे। समाप्त करने के बाद सहायक ने फोन उठाया और झिझकते हुए उसे देखा। साक्षात्कार से 5 मिनट पहले भूरे रंग का सूट और सफेद चमड़ी वाली एक महिला अंदर आई। उसने कॉल करके कोलेट से बात की थी। झांग चुनकिंग ने इस गोरी चमड़ी वाली महिला का पीछा किया। दालान में एक भी व्यक्ति नहीं था। गलियारा कुछ खिलाड़ियों के प्रवेश द्वार जैसा था। छत पारदर्शी सामग्री से बनी थी। चलते समय पूरा जोहान्सबर्ग दिखाई देता था। गलियारे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर हरे पेड़ों से ढका एक खुला फुटबॉल मैदान दिखाई देता था। सूट और चमड़े के जूते पहने पुरुष एक सफेद कैनवास के नीचे खड़े थे, दूरबीन पकड़े हुए और दूर तक देख रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग गोल्फ वर्दी भी पहने हुए हैं। यह वह गोल्फ कोर्स है जिसे अरबती हाल ही में पसंद कर रहे हैं। एक पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी को काम पर रखें और उन्हें एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से दूसरी इमारत तक गेंद मारने दें, जिसकी कीमत अरबती के मूड के आधार पर 1,00,000 से 1,000,000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। सड़क पर गिरने और किसी के चेहरे पर चोट लगने की चिंता न करें, क्योंकि इस काम को करने के लिए आसमान में रोबोट हैं। यदि खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो अन्य लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर वे अच्छा नहीं खेलते तो वे व्यापारिक सहयोग पर चर्चा करते रहते। एयर गोल्फ समाप्त होने के बाद उन्होंने हाथ मिलाया और खुशी से हंसे। उनमें से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति सोंग डू लिट था, लंबा और घमंडी।
झांग चुनकिंग ने गोरी महिला का पीछा करते हुए सोंग डू लिट के दफ्तर में प्रवेश किया। उसके जाने के बाद झांग चुनकिंग ने दफ्तर के लेआउट का मूल्यांकन किया। यह समृद्ध और शानदार नहीं था, बहुत भव्य और दिखावटी भी नहीं था, और वहां कोई भी वस्तु या आभूषण नहीं था जो अधिकार दिखाता हो। कार्यालय में गहरे रंगों का बोलबाला है और लेआउट सरल है। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह एक कक्षा जैसा दिखता है। इस कार्यालय के पूर्व मालिक क्वा होंग हुएन है, जो एक बेहद सफल व्यवसायी है। कार्यालय का लेआउट और क्वा होंग हुएन की निजी जिंदगी बिल्कुल अलग है। हांग हुएन के माध्यम से दुनिया भर में अनगिनत अचल संपदाएं हैं। बेवर्ली हिल्स स्थित उनके बंगले का उल्लेख फॉर्च्यून पत्रिका में भी किया गया था। अन्य लोग अक्सर अपनी कारों को पार्क करने के लिए अपने घरों के अंदर छोटे-छोटे गैराज बनाते हैं, लेकिन क्वा होंग हुएन ने पूरा घर ही गैराज के रूप में उपयोग करने के लिए बना दिया। उनके पास हवेली में रेसिंग क्षेत्र के साथ-साथ सुपरकारों को समर्पित एक संग्रहालय भी है। एक बार कहा गया था कि गुस्से में क्वा होंग जुआन ने एक नौकरानी के सिर पर हीरे से वार किया और नौकरानी के सिर पर लगे घाव में 3 टांके लगाने पड़े, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह हीरा कितना बड़ा था। जब हीरे की बात आती है तो इसका उल्लेख करना असंभव नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से निर्यात किए जाने वाले हीरे का लगभग 10% क्वा होंग जुआन के नाम से स्वामित्व वाले खनिज भंडार से आता है। 2013 में एक यातायात दुर्घटना के बाद क्वा होंग जुआन धीरे-धीरे लोगों की नज़रों से ओझल हो गया और वर्तमान में एसएन एनर्जी से जुड़ी सभी खबरें सोंग डू लिट नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। क्वा होंग जुआन की कार दुर्घटना के 1 महीने बाद दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने घोषणा की कि एसएन एनर्जी अवैध रूप से हीरे का खनन कर रही थी। अफ्रीका के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपी खबरों के अनुसार तब सोंग यू लिट का नाम सबके सामने आया। उस दिन मीटिंग में एक दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिला। मीटिंग चेयर की कुर्सी पर एक युवक बैठा था जो एक सरकारी अधिकारी के सवाल का खंडन कर रहा था, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। यह तो पता ही होगा कि अधिकारी को पेशे में 30 साल से ज्यादा का अनुभव था। मीटिंग के दौरान सोंग डू लिट द्वारा महिला चाय बनाने वाले के जूतों जैसे जूते पहने जाने का दृश्य भी फैलाया गया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वह युवक 20 साल का भी नहीं था। 20 साल से भी कम उम्र के एक युवक को क्वा होंग हुएन का भरोसा पाने के लिए किस बात पर भरोसा करना था? एसएन एनर्जी कोई रेस्टोरेंट या सुपरमार्केट नहीं है। यह दुनिया के 50 सबसे बड़े ऊर्जा उद्योग समूहों में से एक है। तो वह बच्चा क्वा होंग जुआन का नाजायज बेटा है। यह बात मेरे चाचा ने मुझे बताई। मेरे चाचा को यह खबर अपने पुराने दोस्त से पता चली। मेरे चाचा का दोस्त एक ईमानदार व्यक्ति होने के लिए मशहूर है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, मैंने इसका अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था। वास्तव में ऐसा ही है। गलीगली में गपशप का माहौल था। ये बातें कंपनी के कर्मचारियों के कानों तक भी पहुंची। कहानी जानने वाले कुछ लोगों ने तुरंत जवाब दिया, हम उस बच्चे को तब से जानते हैं जब वह 15 साल का था। मिस्टर क्वा अक्सर उसे हर जगह ले जाते थे। मैंने कहा, बेबुनियाद अंदाजा मत लगाओ। मैंने मिस्टर थोंग के ड्राइवर को यह कहते सुना कि मिस्टर क्वा उस लड़के के साथ बहुत सख्त थे। कई बार तो वे सबके सामने उस पर चिल्लाते भी थे। मिस्टर क्वा द्वारा भरोसा किया जाना निश्चित रूप से एक सक्षम व्यक्ति है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो सभी लोग बस प्रतीक्षा करें और देखें, लेकिन इस तरह के जवाब, चाहे आप उन्हें कैसे भी सुने, ऐसा लगता है कि उनका गहरा अर्थ है। टोंग डू लिट क्वा होंग हुएन की नाजायज संतान है। अंत में सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। 2015 में सोंग यू लिट ने 3 साल तक एसएन एनर्जी का संचालन किया।
इन 3 वर्षों के दौरान एसएन एनर्जी ने दक्षिण अफ्रीका के हाथीदांत, तेल और सोने के बाजारों पर एकाधिकार स्थापित किया। जैसा बाप वैसा बेटा, सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। मूल रचना: एक प्रतिभाशाली पिता एक प्रतिभाशाली बेटे को जन्म देता है। भले ही सोंग डू लिट क्वा होंग हुएन की नाजायज संतान हो या नहीं, ट्रुओंग थुआन तिन्ह को इस मुद्दे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाने से पहले श्वेत महिला ने झांग चुनकिंग को यह भी बताया कि क्योंकि कॉलेट ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए उन्होंने साक्षात्कार का समय 20 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया था। झांग चुनकिंग के पास सोंग डुली का साक्षात्कार करने के लिए केवल 10 मिनट थे, इसलिए वह शेष 10 मिनट के लिए केवल एक स्तब्धता में बैठ सकती थी। साक्षात्कार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रश्नों को बार बार अपने मन में दोहराने के बाद यह पुष्टि करते हुए कि अब कोई और समस्या नहीं है, झांग चुनकिंग वहां बैठकर गुणन सारणी बुदबुदाती रही। सोंग डुली के कार्यालय में उसका आना दुर्लभ था। उसे लगा कि उसे उन सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा जो सोंग डुली की निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए उसकी प्रशंसा करती हैं। उदाहरण के लिए, क्या सोंग डुली के कार्यालय में महिलाओं से संबंधित कोई वस्तु थी? झांग चुनकिंग की नज़र कार्यालय के हर कोने, यहाँ तक कि सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी थी। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सोंग डुली के बारे में अफवाहें फैलाई गईं। लड़कियां उत्साह से बात कर रही थी। इतने अच्छे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति के रूप में लेबल किया गया था। वह वास्तव में एक देवदूत का अवतार था। इस उपनाम का कुछ अन्य लोगों की नज़र में एक अलग अर्थ था। इनमें से कुछ लोग वास्तव में ऐसे लोग थे जो विभिन्न समलैंगिक वेबसाइटों पर सक्रिय थे। सोंग डू लिट की तस्वीरें अक्सर इन वेबसाइटों पर दिखाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये तस्वीरें संयोगवश तब ली गईं जब सोंग डू लिट 20 वर्ष की थी और ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग कर रही थी। सूरज की रोशनी उसकी जवान त्वचा पर चमक रही थी। उसके शरीर का हर मोड़ सुनहरे अनुपात में था, उसके पेट से लेकर उसकी मरमेड रेखा तक, जिससे लड़कियों की आंखें लगभग जमीन पर गिर रही थीं। उसके चेहरे का तो कहना ही क्या, जो हवा की ओर मुंह करके खड़ा था। वह बगीचे से अभी अभी तोड़े गए नींबू की तरह था। एक एयरलाइन टाइकून की इकलौती बेटी ने एक बार ऐसा कहा था। वह अक्सर एसएनएस पर सोंग डू लाई के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करती थी। उसने यह भी कहा कि अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो वह खुशी खुशी उसके पीछे खड़ी हो जाएगी और उसकी औरत बन जाएगी। ऐसा मत सोचो कि केवल महिलाएं ही टोंग डू लिट के सामने कबूल करेंगी। सिर्फ फोटो सर्फ करके टोंग डू लिट तुरंत कई समलैंगिक पुरुषों का ड्रीम लवर बन गया। ट्रुओंग थुआन तिन्ह ने भी उन सर्फिंग फोटो को देखा। दरअसल उसका फिगर बुरा नहीं है, नहीं, यह कहना चाहिए कि यह बेहद बुरा नहीं है। ट्रुओंग थुआन तिन्ह एक फैशन मैगजीन के लिए काम करती थी। पुरुष मॉडल अक्सर अपने सारे कपड़े उतार कर उसके आगे पीछे चलते थे। ऐसा कोई फिगर नहीं था जो उसने पहले न देखा हो। दरअसल सोंग डू लिट का शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसा एयरलाइन टाइकून की बेटी ने कहा था। वह एक नींबू की तरह ताजा है जिसे अभी बगीचे से तोड़कर घर लाया गया है। इस युग में कुछ भी हो सकता है। सोंग डू ली की ईमानदारी और बुरी अफवाहों की कमी के बारे में सोचते हुए, अगर उसे इस कार्यालय में कुछ संदिग्ध मिल जाए तो वह खबर फैला सकती है और थोड़ा बहुत पैसा कमा सकती है। इस विचार ने झांग चुनकिंग के दिल को एक जंगली हिरण की तरह महसूस कराया। उसकी आंखें एक्सरे मोड पर सेट थीं, बिल्कुल भी कोई कोना नहीं चुकना। वास्तव में कितना उबाऊ। आगे पीछे फिर भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए यह सच था, सोंग डू लिट एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने निजी जीवन को निजी रखता था। उस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से इस कार्यालय में कोई व्यक्तिगत गतिविधि नहीं लाएगा। कमरे में घूमते हुए
केवल 3 मिनट ही बीते थे। शायद उसे शेष 7 मिनटों का उपयोग दक्षिण अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची इमारत के अंदर खड़े होकर सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने में करना चाहिए। झांग चुनकिंग दक्षिण की ओर चली गई और फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी हो गई। एक बार फिर झांग चुनकिंग ने सोंग डू ली को देखा। इस बार दूरी थोड़ी कम थी। वह आदमी हीरे की तरह खूबसूरत था। उसके शरीर से एक तरह की रोशनी निकल रही थी जिसने सभी को डूबा दिया। झांग चुनकिंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसकी नज़र सोंग डू ली से हटकर उसके बगल में खड़े आदमी पर चली गई। दाईं ओर खड़ा आदमी करीब 40 साल का था। थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। जिस तरह से उसने अपने हाथ पैर उठाए और जिस तरह का स्वभाव था, वह मेल नहीं खाता था। हालांकि जोहान्सबर्ग का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। मैं इस एहसास का वर्णन कैसे करूं? जैसे कि अंतिम परीक्षा से कुछ मिनट पहले पीछे मुड़कर देखने पर झांग चुनकसिंग को एहसास हुआ कि उसकी आंखों को जोहान्सबर्ग के दृश्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आंखें हमेशा एक निश्चित स्थान पर टिकी रहती थी। और सोंग डू लिट उसकी नज़र में आ गया। उसने अपनी भौहों को सहलाया और जल्दी से खिड़की से बाहर निकल गई। लिविंग रूम में फिनिश लकड़ी से बने कई फाइलिंग कैबिनेट थे। फाइल कैबिनेट इतने प्रभावी होते हैं कि वे स्क्रीन की तरह भी काम कर सकते हैं। दीवार के दोनों ओर 2 फाइलिंग कैबिनेट थे, जिनमें से एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त जगह थी। यह कुछ हद तक एक दरवाजे जैसा लग रहा था। झांग चुनकिंग 2 कैबिनेट के बीच की जगह की ओर कदम बढ़ाते हुए, श्वेत महिला की चेतावनी के बारे में सोचते हुए, उसके कदम उस जगह के सामने रुक गए। वह कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक नज़र डाली। एक कदम आगे बढ़ी। फाइलिंग कैबिनेट ने लगभग 360 वर्ग मीटर के उल्टे ट्रेपेजॉइड के आकार की जगह को घेर रखा था। एक नज़र में कुछ भी गायब नहीं था। एक ट्रेडमिल, एक शर्ट, 1 मीटर ऊंची एक छोटी बुकशेल्फ के बगल में आइस हॉकी उपकरण थे। किताबों की अलमारी को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से जानता था कि सभी किताबें हॉकी से संबंधित थीं। यह सोंग डू ली का निजी स्थान था और यह अन्य सामान्य युवकों की तरह ही था। लिफ्ट में मिलने पर सोंग डू ली ने जो जूते पहने थे, उनके बारे में सोचते हुए यह देखा जा सकता था कि एसएन एनर्जी के सीईओ की अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मांग नहीं थी। ये बातें एक दिन सामने आएंगी और उस समय निश्चित रूप से तारीफों की कमी नहीं होगी। आम लोगों के लिए मितव्ययी होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वह किसी ऐसे समूह का सीईओ हो जो दुनिया के शीर्ष 50 ऊर्जा उद्योग समूहों में से एक हो, तो यह एक अच्छा गुण बन जाएगा। युवा होने और पहले से ही अच्छे गुणों के साथ साथ हॉकी के प्रति जुनूनी होने के कारण इस शौक ने सोंग डू ली को और भी प्रसिद्ध बना दिया और वह उस युवक को भूल गया जो आइस हॉकी के प्रति जुनूनी था और जिसका उपनाम था नोविचोक। यह उपनाम तब मिला जब वह 14 साल का था। 14 साल की उम्र में उसने सिर्फ 300 सेकंड में विरोधी टीम को हराया। सबसे तेज रिकॉर्ड 43 सेकंड का था। अचानक उसके सिर के पीछे ठंड लग रही थी। झांग चुनकिंग ने जल्दी से अपनी उंगलियों को हिलाया। साक्षात्कार का समय शायद यहाँ था। उसे सोंग यू लाई के कमरे में प्रवेश करने से पहले अपनी व्यावसायिकता दिखानी थी। घूमा, एक पल के लिए रुका, फिर वापस मुड़ा। झांग चुनकिंग की नज़र कैबिनेट के पीछे की जगह में दीवार की ओर गई। दीवार पर एक डार्टबोर्ड लटका हुआ था। केंद्र की स्थिति में एक तस्वीर लग रही थी। उस तस्वीर को लक्ष्य पर दर्जनों डार्ट्स द्वारा पिन किया गया था। झांग चुनकिंग का शरीर थोड़ा आगे झुक गया। यह वास्तव में एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक समुद्री दृश्य और लोग शामिल थे।
इस कोण से देखने पर झांग चुनकिंग को केवल तस्वीर में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो एक सफेद पनामा टोपी पहने हुए था। एक तस्वीर लेने की मुद्रा में उसका चेहरा कैमरे की ओर था। यह बटन दबाने का क्षण रहा होगा। फोटो खींची गई थी, लेकिन नीले रंग के ब्लॉक से ढकी हुई थी। दूसरे कोण से देखने पर पनामा टोपी से लंबे काले और चमकीले बाल बाहर गिरे हुए थे। यह एक महिला की तस्वीर थी। आखिरकार उसे सोंग डूली के कमरे में महिलाओं से संबंधित कुछ ऐसा मिला जो लड़कियों के दिलों में पत्थर गिराने में मदद करेगा। यौन अभिविन्यास के साथ समस्या होने की अफवाह का आखिरकार खंडन किया गया। बस महिला की तस्वीर को ऐसे क्यों लटकाया गया था? क्या यह सोंग डूली का अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका हो सकता है? मुझे आश्चर्य है कि वह महिला सुंदर है या नहीं। इस विचार ने झांग चुनकिंग को अंतराल से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। डार्टबोर्ड के नीचे खड़े होकर वह चुपके से चली।